जब भी 26,000 निकलेगा निफ्टी तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि वीक पॉजिटिव में क्लोज होगा, पूरा वीक पॉजिटिव में क्लोज होगा, और से मंडे को कर दिया तो और भी हाई पॉसिबिलिटी है। अब इसके लिए कोई चार्ट का जरूरत नहीं है, वही प्राइस सबके पास आ रहा है, बट सबका रिजल्ट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सबका इंटरनल डायलॉग जो है वो चेंज होते रहता है। 2 ट्रेड गलत जाते हैं ना, लोग वो एज पे ट्रेड करना छोड़ देते हैं और मालूम पड़ा उसके बाद वो 10 ट्रेड एक साथ बैक टू बैक प्रॉफिटेबल देता है। एक लेवल होता है कि आप मैकेनिकल ट्रेडर हो। ये प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन किस लिए यूज किया जाता है, और एक रिटेल ट्रेडर प्राइस एक्शन को कैसे यूज कर सकता है? देखिए, मेरे यहाँ एवरी ईयर इंटर्न्स आते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट उनको डे 1 पे मैं सिखाता हूँ। भाव भगवान है सबसे पहले तो, और भगवान के ऊपर एक भगवान और है। उसमें कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसमें कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और फिर जब आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे तो आपका काफी सारा नॉइज तो पहले ही निकल जाएगा कि आपने वीक लिंक्स को तो लिया ही नहीं है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, वो सिर्फ एक रेशियो पे काम करते हैं, योर नॉइज टू सिग्नल रेशियो। ये आपका नॉइज निकाल देता है मूविंग एवरेज। जो ये ऊपर नीचे वाले जो स्विंग्स आते हैं वो निकाल देते हैं। अगर आपका मूविंग एवरेज कर्विंग है तो एक तरह से वो इंडिकेटर है जो गाड़ी का स्पीड बताता है। आपको डायरेक्शन दिख जाएगा नेकेड आई से, उसमें ट्रैप होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन उसका रिलायबिलिटी अगर आप वॉल्यूम के साथ मिक्स कर दो और उसके साथ में 1-2 इंडिकेटर का फिल्टर और ऐड कर दो उसके अंदर, उसका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। आपने पूरा ट्रेड सेटअप ही बता दिया। व्हाट आई अंडरस्टूड सो फार विद द ट्रेड सेटअप इज दैट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बस एक स्विंग ट्रेड लिया, मेरे 10 लाख बन गए, मैंने 2 स्विंग ट्रेड लिए, मेरे 50 लाख बन गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। एंड बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि सर आप बस फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म इसके बारे में बात करते हो, शॉर्ट टर्म के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में बात नहीं करते। तो दैट्स वाई टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट जो टेक्निकल्स में काइंड ऑफ लाइक बहुत ही ज़्यादा माहिर है एंड इनके अचीवमेंट्स उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है। एंड टुडे वी हैव राहुल शर्मा जी ऑन द पॉडकास्ट। राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं आपका थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच भरत फॉर हैविंग मी ऑन द शो। It's my pleasure, Rahul ji. So, Rahul ji, you head technical and derivatives research and at GM Financial Services, right? Or GM Financials together, I think about 1.37 lakh crore rupees manage karta hai, if I'm not wrong, right? Am I right? Yes. And also, आपका journey ना, actually I can give your entire introduction, but मैं आपका introduction आपसे सुनना चाहता हूँ। आपका journey सच में बहुत ही ज़्यादा inspiring है। So I just wanted to know कि आपने start कैसे किया, and how did you reach this expert level? एंड व्हाट वाज योर आपके मेंटर्स कौन रहे, एंड इस जर्नी में व्हाट आर द लेसन्स यू लर्न? तो आप अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एक इंट्रोडक्शन देना चाहे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। जी हाँ, देखिए, मार्केट्स चोज मी। ऐसा नहीं था कि मैंने मार्केट्स को चूज़ किया। मैं हमेशा से आई वांटेड टू गेट इनटू समथिंग व्हिच वाज एक्साइटिंग। अच्छा, ओके। और मेरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा काम करो जहाँ पर रोज़ कुछ नया हो और रोज़ एक चैलेंज हो। और टू बिगिन विथ, अगर मैं एजुकेशनल मेरा बैकग्राउंड देखूँ तो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मुझे डॉक्टर बनना था, बट जैसे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आजकल इंडिया में क्रैक करने इतने टफ है, आई कुडंट क्रैक वन ऑफ द सीट्स इन मुंबई। तो उस समय मेरे पापा ने बोला कि इंजीनियरिंग का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव दैट एग्ज़ाम। तो आई वेंट फॉर दैट, एंड इन दैट एग्ज़ाम व्हाट हैपेंड वाज, आई डिडंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर इन द फर्स्ट प्लेस। मैथ्स मुझे पसंद नहीं था। ओके। सो मैंने सब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, तो पहले 4 क्वेश्चन सब ए मार्क कर दिया, अगले 4 क्वेश्चन सब बी मार्क कर दिया। ओके। एंड डेस्टिनी हैड इट कि मैं पास हो गया और मुझे सीट भी मिल गई मुंबई में। ओके, नाइस। सो आई लाइक, मेरे फादर ने बोला कि शायद कोई ब्रिज बनाना लिखा है तेरे नसीब में, तो माइट हैज बिकम एन इंजीनियर। तो मैंने चलो इंजीनियरिंग करते हैं, बट आई फेल्ड मिजरेबली। आई एम एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट। But what happened after that was, I got introduced to someone who was into markets. कि ओके। उस टाइम एक पिक्चर था कि भाई जो मार्केट में होता है वो सट्टा करता है, या फिर एक नेगेटिव इमेज था उसका। ओके। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग फ्लोर पे गया, जैसे उस टाइम पे टर्मिनल्स दिया जाता था, लाइक लाइव टर्मिनल्स। आप अगर फ्रेंचाइजी हो किसी ब्रोकर के, तो यू कुड सिट इन दी ऑफिस एंड ट्रेड। तो मैंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, चलो टर्मिनल क्या होता है। ओके। जो नीट F&O टर्मिनल जो था वो देखा मैंने पहली बार। और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये वो फील्ड है जहाँ पर एवरी डे समथिंग न्यू इज हैपनिंग। बट अगेन उस टाइम मेरी पॉकेट मनी 500 रुपये की थी, ओके। और मैंने लॉस कर दिया 5 लाख का एक महीने में। 5 लाख का एक महीने में? एक महीने में। सो मतलब आपके पास ना, यू टुक लेवरेज और हाउ इट हैपेंड? या सो
स्टार्ट ही किया लेवरेज से, सो अच्छा। डेरिवेटिव से ही स्टार्ट किया पहले, ओके बिकॉज नो हाउ नहीं था, मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि भाई किसी ने गाइड कर दिया तो नो, हाँ। इट वाज काइंड ऑफ एक्साइटिंग एंड लव एट फर्स्ट साइट बोथ. देन व्हाट हैपेंड वाज, देन द क्वेस्ट बिगैन कि भाई अब इसको तरीका ढूंढो कि कैसे ये पैसा रिकवर किया जाए मार्केट से. ओके ओके तो मैंने मेरे जो सीनियर फ्रेंड्स थे उनको पूछा, जो उम्र में बड़े थे उनसे पूछा कि यार ये क्या रास्ता होना चाहिए इसका. तो आंसर आया कि भाई एनालिस्ट बन जा, तो शायद रास्ता मिल जाएगा आइडेंटिफाई करने का कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है. तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई. तो फिर मैंने पढ़ना लिखना चालू किया, बट समहाउ ब्रेक नहीं मिला मुझे इंडस्ट्री में. सो मैंने तकरीबन 14 इंटरव्यूज़ दिए एक पहली जॉब मिलने के लिए. तो 13 Okay. इंटरव्यूज़ में फेल हुआ मैं. और जो 14वां इंटरव्यू था उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो दिस वाज जुलाई 2006. मैं इंटरव्यू देने फोर्ट गया था. उस टाइम पे दलाल स्ट्रीट में एक काम मिलना बहुत बड़ी बात होती थी. तो जब मैं वो जॉब इंटरव्यू देने गया तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट पहले मेरा लिया गया. एप्टीट्यूड टेस्ट में ठीक ठाक किया मैंने, बिकॉज थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड था, तो आई वॉज एबल टू डू इट. बट फिर जब सेकेंड राउंड की बारी आई तो उसी वक्त टीवी पे फ्लैश हुआ कि ट्रेन बॉम्बिंग्स इन मुंबई, द एंटायर सिटी इज अंडर अटैक. ओके तो मुझे इंटरव्यूअर ने बोला कि आप एक काम करो, आप घर चले जाओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कंडक्ट द इंटरव्यू, वील कॉल यू लेटर. तो आई वाज लाइक यार 14 इंटरव्यूज दे चुका हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि ये मौका है. बट आई आस्क्ड हिम वन सिंपल क्वेश्चन. मैंने बोला कि आप जो करते हो मुझे नहीं पता, बट लेट मी नो व्हाट आर द एरियाज दैट आई नीड टू वर्क ऑन. तो आई वेंट बैक होम एंड उन्होंने, वो लोग AMC चलाते थे, लाइक दे यूज्ड टू मैनेज मनी इन डेरिवेटिव्स. सो आर्बिट्राज वर्ड तभी इंट्रोड्यूस हुआ मेरे सामने कि भाई आर्बिट्राज करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं. सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट बैक होम, प्रिपेयर्ड हैंड रिटन नोट्स ऑफ एवरीथिंग. अच्छा ओके कि यू नो क्या क्या होता है आर्बिट्राज, क्या होता है पुट, क्या होता है कॉल, क्या होता है फ्यूचर्स, क्या होते हैं, उसका पे ऑफ कैसे होता है. सो आधा चीज़ मुझे समझा नहीं था, बट स्टिल मैंने नोट्स प्रिपेयर किए. जैसे इंजीनियरिंग में जर्नल बनाते हैं ना सबमिट करने के लिए, तो है जर्नल बना के आई वेंट फॉर दैट इंटरव्यू 1 वीक लेटर. आई वेंट सैट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर. आई सेड मैं लास्ट वीक जब आया था मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स पता था, लेकिन अब मुझे ये पता है, मैंने ये काम किया आपको, सो आई शोड हिम द फाइल. ही सेड परफेक्ट, नो मोर क्वेश्चंस. एंड बाय द टाइम आई रीच्ड होम, मैं सबर्ब्स में रहता था तब, तो बाय द टाइम आई रीच्ड होम मुझे कॉल आ गया कि यू आर हायर्ड, आपको एक इंटर्नशिप दी जाती है. ओके सो वो इंटर्नशिप में आई, इन दोज 2 months ऑफ इंटर्नशिप आई लर्न सो मच अबाउट डेरिवेटिव्स, जो शायद लोग 5 साल मार्केट में रह के भी नहीं सीख पाते थे. वी वुड ट्रेड फ्रॉम 9:15 मार्केट खुलता था तब, अब सॉरी 10 o'clock को मार्केट खुलता था, 9:55 को मार्केट खुलता था, 3:30 तक मार्केट आवर्स में ट्रेड करो. 4 बजे आप एक ब्रेक लेने के बाद फिर उसका पूरा दिन भर का जो MIS है, जो उसका बैक ऑफिस भी आप ही कर रहे हो. सो दैट लर्निंग एक्सपीरियंस वॉज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, ओके एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड. सो एक था कि क्वेस्ट कि भाई मार्केट से पैसा बनाना है, और दूसरा एक एक्सपोजर मुझे सही टाइम पे मिल गया, जो एक्चुअल में 50 करोड़ मार्केट में ट्रेड करके दे वर डूइंग डेरिवेटिव्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजीज इन द मार्केट. मतलब आपको मार्केट से पैसे कमाने थे और वो सीखने के लिए आप मार्केट की ही आपने रिलेटेड जॉब ले लिया. जी हाँ, तो आइडिया यही थी कि ये मार्केट में पैसा गया तो मार्केट से ही आएगा, बट उसके लिए सीखने के लिए मुझे काम करना पड़े तो मैं काम करूँगा. ओके 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 दैट्स रियली नाइस. एंड इस जर्नी में ना डिड यू हैड एनी मेंटर्स जिन्होंने आपको मतलब कुछ सिखाया या जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? जी हाँ, देखिए मेंटर्स बहुत रहे. आई बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने स्टेप वाइज इनफैक्ट रेगुलर इंटरवल्स पे हेल्प किया मुझे. एक पीरियड मुझे याद है, मैं कोटक में था. आई हैव बीन विद कोटक सिक्योरिटीज फॉर 9.5 years. तो एक शुरू में एक ऐसा पीरियड था जब मुझे प्रेशर बहुत आता था कॉल देने, कोई रिकमेंडेशन देने के पहले, कि अगर वो गलत चला गया तो क्या होगा, और अगर वो गलत चला गया तो कितने फ़ोन्स आएंगे, लोगों का पैसा जाएगा. तो आई वुड फील वेरी बैड अबाउट इट, बिकॉज इंटेंशन सही होता है लेकिन मार्केट आपके हाथ में नहीं है. करेक्ट. तो मैं मेरे मेंटर के पास उस वक्त गया. उस टाइम श्रीकांत चौहान हेड करते थे. मैंने उनको पूछा कि आप इतने बड़े पोजीशन पे हो, ही वाज हेडिंग द टेक्निकल डेस्क देन, एंड आई वाज वेरी स्मॉल इनटू द सिस्टम, आप कैसे डील करते हो प्रेशर के साथ? तो उन्होंने बोला कि राहुल, प्रोसेस को फॉलो करो और प्रोसेस को आप ब्लेम करो अगर गलत जाता है तो. इट इज़ नॉट यू जो गलती कर रहा है, प्रोसेस गलत जा रहा है. यस.
तो उसमें क्या होगा, आपका डिटैचमेंट आ जाएगा, उधर आउटकम की तरफ मत देखो। अगर सही जा रहा है तो ठीक है, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, दे विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, बट जब गलत जाएगा तो डोंट टेक इट एट हार्ट। ओके। तो दैट वाज वन लेसन विच स्टक विथ मी टिल डेट। यार अगर गलत जा रहा है तो प्रोसेस या फिर जो मैं सेटअप है मार्केट का वो फेल हो रहा है, मैं फेल नहीं हो रहा हूँ। और जिस दिन ये चालू हुआ, मेरा प्रेशर जो है, चाहे वो टीवी पे आके कॉल देने का प्रेशर हो, चाहे मेरे जो फॉलोअर्स है, हमारे जो क्लाइंट्स है, 40,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है जेएम फाइनेंशियल के, उनको कॉल देने का प्रेशर हो, या फिर एक किसी ने ट्रेड लिया और मुझे बोल रहा है कि भाई मैं इतना इसमें प्लस में हूँ माइनस में हूँ, वो प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब अगर कुछ गलत जा रहा है तो खुद को ब्लेम करने के बदले जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, उसको इम्प्रोवाइज करने की तरफ फोकस करना चाहिए। सो इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी रीड की थी मैंने रिसेंटली। सो जो ऑल टाइम टेनिस लेजेंड है नोवाक जोकोविक, उनका साइंटिस्ट ने स्टडी किया था कि शुरू कैसे किया करियर एंड हाउ डिड ही बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1। सो उन्होंने जब करियर स्टार्ट किया था, उनका एनुअल सैलरी वॉज $2.5 लाख पर ईयर। एंड उनका जो गेम है, उसमें गेम में क्या होता है, एवरी टाइम दे हैव टू मेक 3 डिसीजंस एट एनी पॉइंट इन टाइम। आपको अटैक करना है, आपको डिफेंड करना है, और आपको कौन से डायरेक्शन में अटैक या डिफेंड करना है। दैट इज द 3 डिसीजंस दैट यू टेक फॉर एवरी बॉल दैट कम्स इन ऑन योर साइड ऑफ द कोर्ट। सो साइंटिस्ट ने उस वक्त पता लगाया कि जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था, उनका डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी वाज 47%, खाली 47%, और ही वाज प्लेइंग एट दैट लेवल। फिर अगले 3 साल में हिज इनकम डबल्ड फ्रॉम 2.5 लाख टू $5 लाख पर ईयर, and his accuracy went from 47% to 51%, just 4% up. Okay. So then I was like, ये बहुत बड़ा sea change नहीं है, this is a micro improvement that he has done. And by the time he ended his career, at like जो वो peak पे पहुंचे, his salary went up by I think 25 million. I don't know what the figure is, but everybody knows that how big a figure he is in tennis. Yes. His decision accuracy went from 51% to 54%. Only 3%. Only 3%. Okay. So these micro improvements done consistently over a period of time, ये आप अगर रेगुलर करते रहेंगे ना, इवेंचुअली आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, आप चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका ऑफिस में काम हो, या आपका कोई भी छोटे से लेके बड़ा काम हो, इफ़ यू कैन, आप अगर ये कमिटमेंट कर देना कि आप 1% जाने दे, 0.1% बेटर करेंगे एवरी डे। आप अगर ये क्वेश्चन पूछते ना कि आज मैं कल से बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन 365 डेज पूछिए, तो यू विल हैव एक्यूमुलेटेड कंपाउंडिंग जो इवेंचुअली आपको। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन इसलिए भी था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट आपको एक्चुअली बहुत कुछ करने में साइकोलॉजिकली आप फील करते हो कि यार मैं तो केपेबल हुई नहीं। और मेरे पास स्टॉक मार्केट को लेके कुछ सर्टिफिकेशंस के अलावा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि भाई मैं एक एनालिस्ट बनूं और लोगों को पे एक इम्पैक्ट ला सकूं उनके पीएनएल में। सो दीज माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स एक छोटा एक तरीका है जिस तरीके से आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ग्रो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो पीएनएल है, अगर आप ट्रेडर है तो आपका पीएनएल है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। ओके तो अभी आपने लर्निंग, ये यू told that this is one of the important learnings what you got in your journey, right? तो भी ऐसे और कुछ learnings है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर top 5 learnings अभी तक आपका जो जर्नी रहा है, तो what are the top 5 learnings जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे, which it will help them also to improve their what is a investment journey or trading journey? So that's a good one. In fact, एक स्टोरी मुझे याद आती है जो मेरे साथ ही हुई थी। So मैं एक समय में सेंट्रम में था जहाँ पर I was starting the derivatives business over there. 2016-17 की बात है। वो पीरियड में एक ऐसा था कि करना बहुत कुछ है, बट द एनवायरनमेंट वाज टोटली डिफरेंट। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आई मेड गुड न्यू फ्रेंड्स, और उनमें से एक फ्रेंड जो एक स्टार आरएम था वहाँ पर, लाइक सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट पेड आरएम्स, ही केम अप टू मी एंड सेड कि राहुल, आई हैव अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बड़ा पैसा बन सकता है। तो मैंने बोला बता। तो एक सैटरडे मॉर्निंग वो मुझे सुबह लेके बैठा और आधे घंटे से पौने घंटे तक कुछ एक स्टॉक के बारे में बोलता गया। बोला मैं प्रमोटर को जानता हूँ, मैं इनसाइड आउट मुझे पता है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें तू इन्वेस्ट कर ले जितना हो सकता है उतना।
तो मैंने उसको पूछा कि भाई तूने कितना इन्वेस्ट किया है? तो ही सेड कि भाई मैंने तो मेरे पास जितना पोर्टफोलियो था ज़ीरो कर दिया और एक स्टॉक में मैंने लगा दिया और साथ में इतना कन्विक्शन था उसको, मुझे ये बाद में पता चला, उस वक्त पता नहीं चला कि उसने अपना घर मॉर्गेज किया और वो जो पैसे आए वो भी इसने एक स्टॉक पे लगा दिए। ओह ओके। सो इतना कन्विक्शन था उसको। सो हाँ। कन्विक्शन इज अ गुड थिंग। बट हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने बाद, और अच्छा उस वक्त क्या हुआ, मैंने उसको 2 सैटरडेज ये हुआ, दो शनिवार को उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला कि ये आइडिया है, कर ले, दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तू आज अगर एक्स पे है तो तू 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ऐसा वाला एक पिक्चर मुझे उसने बताया। तो मैंने उसको एक सिंपल चीज़ बोला, मैंने देख जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती ना मैं नहीं करता। सो समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड डोंट डू। तो ये एक्चुअली क्या था, ये मेरे लिए इसलिए ये लेसन मेरे साथ इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर जो मेरी जर्नी थी उसके पहले की, कोटक में जब मैं था और जब मैंने एक्सपीरियंस, तो मेरा एक ये था कि भाई जो आपको समझ में आता है मार्केट में वो करोगे तो आप सक्सेसफुल हो गए। अदरवाइज ये मार्केट तो समंदर है, आप 100 चीज़ कर सकते हो, आप 100 के मास्टर नहीं बन सकते। बट अगर आप 1-2 चीज़ पकड़ लो उसमें मास्टर बन जाओ, यू आर सॉर्टेड। सो मैंने उसको मना कर दिया। अब हुआ ये कि आफ्टर 6 मंथ्स या 12 मंथ्स मैंने उसके बाद सेंट्रम, आई थिंक 2019 एंड में मैंने सेंट्रम छोड़ दिया, 2-3 साल हो गए उस पीरियड को, एंड आई जॉइन जेएम फाइनेंशियल। तो मुझे पता चला कि अरे यार तुझे पता चला क्या उसके बाद क्या हुआ? नहीं। बोला यार उसका घर बिक गया। ओह ओके। तो मैंने बोला क्यों? बोलता है उसने वो एक स्टॉक लिया था जो पेनी स्टॉक बन गया, मतलब वो उसका मार्केट कैप जो है वो 1/15 हो गया, 1/10 से और भी नीचे चला गया। ओके। सो आई कॉल्ड हिम अप कि भाई क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? तो वो उस वक्त बैंड्रा रहता था और वो उसको घर बेच के उसको सबर्ब्स में जाना पड़ गया। ओके ओके। सो आई फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम। मैंने बोला कि यार, एंड ऑब्वियसली फिर वो स्टॉक का स्टोरी, तो जब मैंने फिर उसको डॉट कनेक्ट किया तो समझ में आ गया कि भाई क्या हुआ होगा। सो इसमें 3 लेसन्स मैंने लाइव इन पर्सन देखे। एक तो ये कि आप कभी भी ओवर कॉन्सेंट्रेट मत करो। कॉन्सेंट्रेशन इज गुड, लोगों ने वेल्थ बनाया है कॉन्सेंट्रेशन में, बट ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, गुड कॉन्सेंट्रेशन और अदर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन वुड बी कि आपने 5 स्टॉक, 6 स्टॉक, 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लिया, आपको कन्विक्शन है, आपने काम कर लिया। एक स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं बनता कभी, एक स्टॉक का ट्रेड होता है। यस। सो दैट वाज वन लेसन। सेकंड वाज कि आप कभी भी ओवर लेवरेज मत करो। अगर उसने घर को मॉर्गेज रख के नहीं लिया होता वो स्टॉक, स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। टुडे इज डूइंग गुड, मतलब ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ इज बाउंस बैक, ही इज डूइंग गुड, अच्छा कर रहा है वो, बट ये उसको इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आता। और तीसरा, आप ओवर कॉन्सेंट्रेट मत करो, ओवर लेवरेज मत करो, और एट द सेम टाइम जो आपको समझ में नहीं आता वो तो डेफिनेटली मत करो। ओके ओके ओके। एक्चुअली ना आपने बहुत सही एग्जांपल बताया, बिकॉज फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई भी ऐसा चाचा, मामा, भतीजा ऐसा कोई होता ही है जो मतलब बोलता है कि इस स्टॉक को खरीद लो, इसमें पूरा पैसा डाल दो, राइट? एंड मैंने बहुत मतलब मैं यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ ना मेरे यूट्यूब पे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया है, अभी फंस गया हूँ, क्या करूँ? राइट? आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल यू गिव, जो मतलब लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करेगा कि क्यों, मतलब सबको लगता है ना कि मतलब एक काइंड ऑफ लाइक अभी एक रील वाला जो कल्चर चलता है वहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप सिप करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, एक अच्छा स्टॉक पकड़ो, उसको उसमें इन्वेस्ट करो, ऐसा प्रमोट किया जाता है, राइट। तो आई थिंक आपने ये रिस्क, जो उससे जो रिस्क आता है ना, आपने बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल के जरिए समझाया है। सो राहुल जी, आई थिंक इसके बाद ना व्हाट विल डू इज विल गो अ स्टेप फर्दर। अभी और भी बहुत सारा डिस्कशन करना है, बट एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ आपके ये 2 स्टेप प्रोसेस के बारे में, जो आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग रिलेटेड जर्नी के बारे में बताते हो, जहाँ पर पहला स्टेप आप बोलते हो नोइंग द मार्केट्स, दूसरा स्टेप आप बोलते हो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तो इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे, व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस थ्योरी? जी हाँ, ये नोइंग द मार्केट और अंडरस्टैंडिंग मार्केट में एक सिंपल फर्क ये है कि जब आप मार्केट, व्हेन यू नो द मार्केट, तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, यू कैन टॉक स्मार्ट, ओके, बट आप एक्ट स्मार्ट तभी कर सकते हो जब आपको मार्केट समझ में आता है पूरा, यानी कि यू अंडरस्टैंड द मार्केट। एक कहता है मैं मार्केट जानता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जाके सारा कंज्यूम करता हूँ, तो अगर कोई आपको पूछता है तो आप 50 स्टॉक के बारे में बोल सकते हो। तो एक होता है टॉकिंग स्मार्ट और एक होता है एक्टिंग स्मार्ट।
ये मेरा एक फ्लिप आया था मिडिल ऑफ द करियर, जब मुझे लगा कि यार सब लोग ग्रो कर रहे हैं, अपन ग्रो नहीं कर रहे, कुछ तो कहीं कमी रह गई. सो व्हेन आई वेंट टू द ड्राइंग बोर्ड, व्हेन आई रिफ्लेक्टेड, तो मुझे आंसर मिला कि यार मैं बात करना तो सीख गया, लेकिन मैं ऐड करना नहीं सीखा अभी तक. सो इसमें ऐसा नहीं कि देयर इज कि भाई मैं अभी भी सीख गया हूँ, इट्स अ एवर लर्निंग प्रोसेस. तो जब आप एनालिसिस करते हो किसी चीज़ के बारे में, जब तक आप उसको एक्ट नहीं करोगे ना, तो वो लर्निंग नहीं आएगी, एक्चुअल वाली लर्निंग नहीं आएगी. ओके. सो इनफैक्ट ब्रूस ली का एक फेमस डायलॉग है कि मुझे ना वो किक से डरने, आपको 1000 किक आती होगी, मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन अगर आपने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया ना, मुझे उससे डर लगता है. तो वो जो 10,000 प्रैक्टिस वाली जो ट्रेड है ना, वो आपने अगर कर ली बराबर, सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आपने 10,000 आवर्स उसको दे दिए, 10,000 आवर्स बहुत इजीली पॉसिबल है. मतलब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं, पैरेलली भी अगर करते हैं, अगर फुल टाइम में आपका काम नहीं है ना, तो आप दिन का 2-3 घंटा भी अगर देते हैं तो काफ़ी कुछ अक्यूमुलेट कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है ना कि साल में कोई अगर मार्केट में है तो 20 चीज़ें करने जाता है, साल में नहीं महीने में 20 चीज़ें करने जाता है. मैंने ये पैटर्न देखा, ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया, मैंने ये पैटर्न देखा, पुट बाय कर लिया. प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम सोशल मीडिया ने एक ऐसा इमेज बना दिया है कि आप हमेशा आपको लगेगा कि आप लैकिंग हो. ओके. तो एक थियरी है गैप और गेन. हमेशा सोशल मीडिया आपको बताएगा कि गैप कितना है आप में और बाकी लोगों में. और जब तक आप अपना गेन नहीं देखोगे ना कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया, और आपको उसको रिपीटेडली अपने आप को बोलोगे नहीं ना, तब तक वो सोशल मीडिया हावी रहेगा. तो सोशल मीडिया का तो मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी करता हूँ कि अगर मुझे फील गुड करना है तो मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ. मुझे हॉलीडेज देखना है, मुझे वेकेशन देखना है, मुझे मोटिवेशन चाहिए आगे कुछ करने के लिए, तो इंस्टाग्राम देखता हूँ. मुझे लर्निंग करना है ना, तो मैं यूट्यूब देखता हूँ. इसलिए नहीं कि आपका चैनल है यूट्यूब पे, एक्चुअल में यूट्यूब देखता हूँ. मुझे लर्निंग करना, यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स नहीं देखता हूँ. यूट्यूब पे मैं इट्स ओनली डेडिकेटेड लर्निंग. मुझे न्यूज़ अगर पता करनी है तो मैं एक्स पे या ट्विटर पे जाता हूँ, वहाँ पर मुझे लाइव न्यूज़ मिल जाती है, फास्टेस्ट न्यूज़ मिल जाती है. और मुझे ऑफिस वालों के साथ अगर सोशल इंटरेक्शन करना है तो लिंक्डइन है. ओके. सो मैंने क्या किया, मेरे फ़ोन में डेडिकेटेड सोशल मीडिया को भी डेडिकेटेड कर दिया कि मैं अगर लर्निंग के मूड में तो खाली यूट्यूब खोलूंगा मैं, और अगर मैं एंटरटेनमेंट के मूड में हूँ तो मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा. ओके. सो सोशल मीडिया को आप कैसे यूज़ करते हैं ना, वो डिफाइन करेगा आपका ट्रेडिंग जर्नी भी साथ में. तो सबसे पहले तो आप जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर रहे हो, तो आप डिसाइड करो कि आप लर्निंग के लिए जा रहे हो कि आप फोमो के लिए जा रहे हो. कुछ लोगों को फोमो में मज़ा आता है. जो आपका इंटरनल डायलॉग है, जब तक वो चेंज नहीं होगा ना, दैट इज़, लोग बोलते हैं कि भाई मुझे एक, जैसे आपने बोला कि मुझे एक जादुई स्टॉक बता दो जिसमें मेरा वेल्थ 100 गुना हो जाए, या मुझे कोई ऐसा पोर्टफोलियो बता दो जहाँ पर मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं रेस्ट ऑफ द लाइफ. ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है. यस. इट्स अ प्रोसेस जिसको कमिटमेंट चाहिए. इन्वेस्टिंग को कमिटमेंट चाहिए. इन्वेस्टिंग बिना कमिटमेंट के अगर आप करोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा. ओके. और आप क्रिकेट देख लो, आप गोल्फ देख लो, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो, वहाँ पर एक ही विराट कोहली होता है या एक ही सचिन तेंदुलकर होता है. हर इंडस्ट्री में, जैसे है ना, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था और मुझे ऑडियंस में से बोला कि शेयर मार्केट में काफ़ी लोग फांसी भी लगा लेते हैं खुद को लॉस करके, तो शेयर मार्केट में क्यों पैसा डालने का. तो मैंने बोला आप सिर्फ उसको क्यों देखते हो, आप ये भी तो देखो कि कितने सारे लोग मिडल ऑफ द बेल कर्व भी है, जो लोग एवरेज परफॉर्मेंस ला रहे लेकिन पैसा बना रहे हैं मार्केट से. और एक तरफ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी है, या जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी है. आप एस्पायर करो कि एक दिन उधर बनोगे, लेकिन आप मिडिल वाले को भूल ही जाओगे कि जहां पर आपको 15% 16% कंपाउंडिंग रिटर्न बन सकता है, तो वो छोड़ना क्यों. एक्सपेक्टेशंस को हमेशा फ्लेक्सिबल रखो मार्केट में, रूल्स को रिजिड रखो. ओके. एक्सपेक्टेशंस फ्लेक्सिबल यानी कि क्या, जैसे कोई डिसाइड कर देता है कि मुझे हर महीने मार्केट से 50,000 रुपया बनाना ही बनाना है, और वो अचीव करने के लिए वो हर बार रूल चेंज करेगा. आज मार्केट नीचे खुला, कुछ और स्ट्रेटेजी करेगा, मार्केट ऊपर गया, कुछ और स्ट्रेटेजी करेगा, 2 स्टॉप लॉस हो गए और स्ट्रेटेजी करेगा, या स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेगा, प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करेगा. तो इसमें होता ये है कि आप हमेशा अपना जो इंटरनल कंपास है वो यहाँ वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है. सो आपको क्या करना है, आपको अपने रूल्स डिसाइड कर लेने कि मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर हफ्ते का 2% बनाना है, मैं 2% ही बनाऊंगा, भले 20% का अपॉर्चुनिटी आएगा जाएगा चलेगा. मुझे लंबा खेलना है, मुझे बड़ा पैसा छोटे टाइम में बना के, आई डोंट वांट टू
मुझे वैसा वाला कर्व नहीं चाहिए, हम्म, कंसिस्टेंट वाला कर्व चाहिए। तो अगर आपके पास एक सिंपल स्किल, जैसे एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आपने लेट्स से कि एक हंच नहीं, जैसे आपने देखा कि भाई जब भी प्रीवियस वीक का हाई निफ्टी में निकलता है, जैसे प्रीवियस वीक का हाई था लेट्स से 26,000, आज 26,000 का निफ्टी है, तो यस, एकदम लाइव एग्जांपल है। कमिंग वीक में जब भी 26,000 निकलेगा निफ्टी, तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि वीक पॉजिटिव में क्लोज होगा, पूरा वीक पॉजिटिव में क्लोज होगा, और से मंडे को कर दिया तो और भी हाई पॉसिबिलिटी है। अब इसके लिए कोई चार्ट का जरूरत नहीं है। आप अगर सिंपल एक टर्मिनल लेके भी बैठे हो तो आपको मालूम पड़ेगा, आपने ऐप में भी देख लिया निफ्टी का प्राइसेस, तो आपको मालूम पड़ेगा। अब ये क्या है, आपका एज है, आपने देखा कि भाई ये एवरी टाइम वर्क करता है, आपने पिछले एक साल से इसको ट्रैक किया, ये वर्क करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा सबको ही देख रहा है, ओके, हर किसी के पास वही चार्ट है, हर किसी के पास वही टर्मिनल है, वही प्राइस सबके पास आ रहा है, बट सबका रिजल्ट डिफरेंट क्यों है? बिकॉज सबका इंटरनल डायलॉग जो है वो चेंज होते रहता है, ओके, ओके, जो हर एक का साइकोलॉजी वो चेंज होते रहता है। अब इसको ओवरकम कैसे करने का? सो ये मैंने प्रॉब्लम बता दिया, इसका सोल्यूशन सबसे सिंपल है। आपने एक एज आइडेंटिफाई किया, उसको कम से कम 20 मौके दो प्ले आउट होने का। ओके, यानी कि लेट्स से कि आपको एक एज आइडेंटिफाई किया, आपका रिस्क एपिटाइट है 2 लाख रुपया लॉस करने का, आप उसको 20 पीसेज में डिवाइड करो, यानी कि पर ट्रेड मेरा उतना ही लॉस होगा, डिवाइड। Okay. सो आप Understand. 10,000 रुपीज पर ट्रेड आपका रिस्क एपिटाइट हो गया, और आप 20 इंस्टेंसेस आपको उसको प्ले करना है। अब इसमें होगा क्या कि एक तो डिसीजन मेकिंग आपका निकल जाता है कि भाई मैं कितना क्वांटिटी ट्रेड करूँ, पहले डिसाइड कर लिया आपने। और दूसरा क्या है कि लेट्स से कि आपका एज 60% ऑफ द टाइम्स काम करता है, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से जरा भी ज़्यादा है ना, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, ओके, और लेट्स से कि किसी एक महीने में खराब हो गया, ये नहीं चला, लेट्स से कि किसी एक महीने में या किसी एक पीरियड में, एक क्वार्टर में ये 45% हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपका कैपिटल जीरो होगा। आपने 2 लाख से स्टार्ट किया, शायद 1.5 लाख पे आ जाएगा। ओके, ओके, फिर आप वो 1.5 लाख को अगले क्वार्टर में, अगले मंथ, अगले पीरियड में डिवाइड करो 20 इंस्टेंसेस, और उसको वापस प्ले करो। ओके, ओके, सो बाय द टाइम एक साल निकलेगा ना, आपके पास ये 20 करके ना, यू विल हैव इररेफ्यूटेबल डेटा जो काम कर रहा है, और लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा कैचअप करता है मार्केट में। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मल्टीपल चांसेस दो, चांसेस से सीखो, एंड देन जो Yes. काम कर रहा है उसको और ज्यादा करो, जो काम नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो। एब्सोल्युटली। ओके, ओके, और डिवाइड, सो इसमें क्या है, द डाइवर्सिफिकेशन इज टाइम। आपने अपने एज को प्ले आउट होने के लिए इनफ मौके देने, तो क्या होता है, 2 ट्रेड गलत जाते हैं ना, लोग ट्रेड करना छोड़ देते हैं, वो एज पे ट्रेड करना छोड़ देते हैं, और मालूम पड़ा उसके बाद वो 10 ट्रेड एक साथ बैक टू बैक प्रॉफिटेबल देता है। करेक्ट। वो पेशेंस डेवलप करने के लिए आपको ये हार्डवर्क करना जरूरी है, और ये हार्डवर्क में भले आपका अगर आप 100 रुपये भी बनाओ ना एक ट्रेड में, और कंसिस्टेंटली अगले 1 साल तक बनाओ एट अ वेरी मॉडेस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 60%, ये आपको प्राइम करेगा, ये ट्रेडिंग को आपको ऑटोमेटिक बना देगा। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग। एक लेवल होता है कि आप मैकेनिकल ट्रेडर हो, आपने ए और बी देखा, ट्रेड कर लिया, मैकेनिकल ट्रेडर, सारे जितने भी मौके आए सब ट्रेड किया आपने। दूसरा टाइप ऑफ ट्रेडर होता है, या इसके ऊपर एक जो लेवल है वो होता है सब्जेक्टिव ट्रेडर, यानी कि आपने महीने में आपने 50 अपॉर्चुनिटीज देखे, लेकिन आपने बोला कि 50 में से ये 25 ही करने जैसा है, 25 नहीं करने जैसा है। ओके, आफ्टर डूइंग एक्सपीरियंस आपको एक आइडिया आ जाता है, और फिर आपके ट्रेडिंग करियर में 3 साल बाद, 5 साल बाद एक ऐसा पीरियड आएगा कि आप इंट्यूटिव ट्रेडर बन जाओगे। इंट्यूटिव यानी कि क्या, कि बिना सोचे, लाइक आपने एक आपकी एज देखी, प्ले आउट हो रही है, एंड विदाउट थिंकिंग अगेन आपका सबकॉन्शियस आपको बोलेगा कि ये ट्रेड लेने जैसा है या ट्रेड नहीं लेने जैसा है। आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाता है ट्रेड को देख के। जैसे वो बड़े ट्रेडर्स है, राकेश झुनझुनवाला थे, आजकल काफ़ी सारे जो बड़े ट्रेडर्स एक्चुअल लाइव ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, ये इंट्यूटिव ट्रेडर्स है। कई बार मैं उनके पास जाता हूँ, कोई आइडिया लेके, विद इन अ मिनट दे आर एबल टू डिसाइड कि ये करने जैसा है कि नहीं, बिकॉज उन्होंने अपना वो मसल वैसा डेवलप किया हुआ है। तो आप पहले स्टार्ट करो 5 किलो से, जिम में जाके आप उसको 5 को 10 पे लेके जाओ, 10 से 15 पे लेके जाओ, धीरे धीरे करके 50 किलो तक लेके जाओ। ओके, ओके, डे 1 पे 50 किलो करोगे ना, तो 1 हफ्ते तक आप बेड में पड़े रहोगे। तो जैसे जिम में धीरे धीरे हम अपना मसल बिल्ड करते हैं, ट्रेडिंग में भी आप अपना मसल धीरे धीरे बिल्ड करो। छोटे कैपिटल बहुत सारे डिविजन्स, मतलब छोटे कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स में कर दिया, उन डिविजन से ट्रेड किया, सीखा, जो काम कर रहा है, जो नहीं काम कर रहा है उससे सीखा, एंड देन स्लोली कैपिटल को इंक्रीज किया जो काम कर रहा है उसमें, राइट। कैपिटल इंक्रीज करने का एक और है इसमें इनपुट ये है कि आपने एक पीरियड ट्रेड कर लिया,
लेट्स से कि आप ट्रेड कर रहे थे कि भाई मेरा 2 लाख का रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से ट्रेड कर रहे थे। आपने फिर डिसाइड किया 1 साल के बाद में कि अब मैं इसको 4 लाख करूंगा, या आपने 6 महीने बाद डिसाइड किया। जब आप उसको 4 लाख करोगे ना, वो 4 लाख के नीचे कभी मत आना। बिकॉज क्या है, आपने एक बार 4 लाख बेंचमार्क बना दिया, या तो उसको 4 लाख करो मत, या तो उसको आप उसका जो इंक्रीमेंट है आप 20% 10% ही करो, कि 2 लाख से 2,20,000 पे गए, 2,40,000 पे गए, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करो। पीछे नहीं आना आपको। आप पीछे आओगे ना तो वो आपका नेगेटिव स्पाइरल वापस चालू हो जाएगा। ट्रू बिकॉज जब प्रॉफिट होंगे तो छोटा होगा, और लॉस तो जब मार्केट टाइम टू टाइम लॉस तो होता ही है। एब्सोल्युटली। सो ट्रेड साइजिंग एक ऐसा ट्रिक है कि आपको धीरे धीरे प्राइम करना है ऊपर ऊपर जाने में, एंड आप एक बार ऊपर पहुंच गए फिर चेंज मत करो अपना स्ट्रेटजी। ओके ओके ओके, एब्सोल्युटली। एंड अभी आपने ट्रेडिंग के बारे में बताया ना, तो आजकल एक ट्रेडिंग ट्रेड सेटअप में या ट्रेडिंग में एक पर्टिकुलर टर्म ना बार बार सुना जाता है, वो है प्राइस एक्शन। तो व्हाट इज दिस प्राइस एक्शन? ये प्राइस एक्शन क्या है, और प्राइस एक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, और एक रिटेल ट्रेडर प्राइस एक्शन को अगर ट्रेड करता है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता है तो प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ कर सकता है? देखिए, मेरे यहाँ एवरी ईयर इंटर्न्स आते हैं सीखने के लिए मेरी टीम में। इनफैक्ट प्रिविलेज रहा है कि ग्लोबल इंटर्न्स भी आते हैं हमारे यहाँ पे सीखने के लिए। तो एक सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट उनको डे 1 पे मैं सिखाता हूँ कि भाव भगवान है सबसे पहले तो, और भगवान के ऊपर एक भगवान और है। जैसे इफ़ आई कैन से दैट, मतलब टेक्निकली सही नहीं है बट जैसे ब्रह्मा जी सीनियर भगवान है, तो भाव भगवान वॉल्यूम जो है ना वो आपका ब्रह्मा जी है, और आपका जो मार्केट सेंटिमेंट है ये आपका ब्रह्मांड है। ओके। तो इसको रिलेट ऐसे करते हैं कि सिंपल वर्ड्स में कि प्राइस जो है ये बिलीव्स है उन ट्रेडर्स के। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का 200 रुपये देने को तैयार हो, तो आपका बिलीफ ये है कि ये 200 से ऊपर ही जाएगा, इसलिए आप 200 रुपया दे रहे हो। और जो सेलर है उसका बिलीफ क्या है कि ये 200 से नीचे जाएगा, इसलिए मैं 200 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। तो भाव जो है ये बिलीफ्स का एक तरह से युद्ध है कि भाई तेजी वाले का बिलीफ ऊपर है कि मंदी वाले का बिलीफ ऊपर है। फिर उसके बाद अगर आपका बिलीफ समझो बहुत स्ट्रांग है, आपका कन्विक्शन बहुत हाई है, तो आप वो मेरे दोस्त के जैसे करोगे, क्वांटिटी बड़ी लोगे, और जब आप क्वांटिटी बड़ी लोगे तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा स्टॉक में। तो वॉल्यूम जो है वो ब्रह्मा जी है, यानी कि सीनियर भगवान। तो अगर आपको प्राइस एक्शन में सबसे पहले तो कोई ट्रेंड मिल जाए कि लेट्स से बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, लेट्स से आपको बुलिश ट्रेंड मिला और उसमें अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वो क्या बताएगा कि भाई बिलीफ तो है और बिलीफ के साथ कन्विक्शन भी है। सो देयर सेकंड फिल्टर इज वॉल्यूम। आपका तीसरा फिल्टर है आपका ब्रह्मांड, यानी आपका सेंटिमेंट क्या है मार्केट का। अब सेंटिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट अगर रातों रात चेंज हो जाता है ना, तो गैप डाउन खुलते हैं हम नेक्स्ट डे, या गैप अप खुलते हैं हम बिना एक्चुअल ट्रेड्स हुए, यानी डिमांड सप्लाई चेक हुआ ही नहीं है बीच में। यूएस में कुछ हो गया, गैप डाउन। करेक्ट। अचानक लेट्स से ट्रेड डील आ जाती है यूएस के साथ में, निफ्टी में शायद 500 पॉइंट का गैप अप हो जाए, तो बीच में जो है आपका ट्रेड नहीं हो रहा एक्चुअल में, आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं देगा मार्केट। तो ये आपका सेंटिमेंट आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि इक्विटी प्लस प्लस एनवायरनमेंट है कि इक्विटी माइनस माइनस या माइनस 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 एनवायरनमेंट है। सो ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई ग्लोबली देखो, टॉप डाउन अप्रोच लो, सबसे बेस्ट अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच लो। यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, उसमें कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसमें कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और फिर जब आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे तो आपका काफ़ी सारा नॉइज तो पहले ही निकल जाएगा कि आपने वीक लिंक्स को तो लिया ही नहीं है। अब इसमें समझो पहला फिल्टर ही आ जाए कि यूएस मार्केट्स खराब है और यूरोप भी स्ट्रगल कर रहा है, और इंडिया तो ऑब्वियसली फिर कहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। तो उस केस में आप वैसे भी अपना इक्विटी एक्सपोजर या तो कम लोगे या तो नहीं लोगे। करेक्ट। सो आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जो नॉइज फिल्टर आउट करता रहे। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो सिर्फ एक रेशियो पे काम करते हैं, योर नॉइज टू सिग्नल रेशियो। यानी कि आपका सिग्नल, सो नॉइज क्या है? न्यूज़ आ जाती है, सोशल मीडिया पे कुछ आ जाता है, ये नॉइज है। इमोशंस आ जाते हैं, ये नॉइज है। आपको किसी ने आके कुछ बोल दिया, ये नॉइज है। जैसे मैं जब कोटक में था तो प्रॉप डेस्क के हेड हुआ करते थे उस समय, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनकी एक प्रैक्टिस थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब डिपेंड कर, सब्जेक्टिव है। सो वो क्या करते थे, वो मार्केट आवर्स में किसी से भी बात नहीं करते थे। वो ऑफिस से नीचे भी उतरते थे और चाय वाय पीने के लिए भी अकेले आते थे, चाय पी के अपना सुट्टा उट्टा लेके अकेले ऊपर चले जाते थे।
यू वुड नॉट टॉक टू एनीबडी। हम्म, तो एक दिन मैंने ऐसे ही लीजरली टाइम में उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? बोलते हैं कि मेरा व्यू डाइल्यूट हो जाता है, ये मेरे लिए नॉइज है। ओके ओके तो अगर आप उनमें से एक हो जो कोई बोल दे और व्यू चेंज हो जाता है आपका, तो आप जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर किसी का एंगेज नहीं करता था, शांति से फोकस करके ही वुड बैट ऑल डे लॉन्ग। यही विराट कोहली है, जितना ज्यादा उसको उकसाओगे ना उतना ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग करता है वो। जैसे पाकिस्तान के सामने वो जो कुछ उसको बोल दे बस खाली कि भाई वो उसी दिन सेंचुरी मारेगा। करेक्ट। सो एवरीबडी इज वायर्ड डिफरेंटली। तो आपका नॉइज टू सिग्नल रेशियो क्या है ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो आप अगर मार्केट जब चालू होता है 9:15 बजे, तो आप देखो आपका सिग्नल क्या बोल रहा है, आपको नॉइज को सबको साइड में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर्स डोंट लाई। तो आपने अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जितना क्वांटिफाई कर दिया उतना आपका ह्यूमन एलिमेंट धीरे 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 कम होते जाएगा। ओके ओके। और आपका जो नॉइज टू सिग्नल रेशियो वो इंप्रूव होते जाएगा। यानी कि सिग्नल बढ़ते जाएगा, आप सिग्नल को ज़्यादा फॉलो करोगे, नॉइज को कम फॉलो करोगे। सो अच्छे ट्रेडर्स जो होते हैं उनका 80% होता है, दे फॉलो द सिग्नल 80% ऑफ द टाइम, 20% इवन दे फॉल्टर। ओके ओके, अंडरस्टूड। So I have advised family offices like Reliance, DLF. I worked with prop desk of Kotak Securities as well. Advised them on the directional view. यहाँ पर JM Financial में भी काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं। तो हम लोग सिंपल एक क्लैरिटी ऑफ थॉट पे काम करते हैं कि भाई आपका नंबर्स अगर कुछ बोल रहा है और आपका भले गट इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि यार ये होगा, डोंट गो बाय योर गट इंस्टिंक्ट। ओके, नंबर्स सबसे ऊपर है। ओके ओके। तो प्राइस एक्शन का जिसने आपने बात किया ना, तो प्राइस है ना कहीं आपको हिडन तरीके से बता रहा है, इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि क्या होने वाला है। okay, और इसी में चार्ट पैटर्न्स का जो स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस में वो आता है। ओके। सो जो टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले लाइक जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, क ख ग घ ड़, फिर हम शब्द बनाना सीखते हैं। सो आपके जो कैंडल स्टिक्स है ना इंडिविजुअली आपके अल्फ़ाबेट्स है, कि बुलिश कैंडल है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, कि हैमर कैंडल है। कैंडल को बोलते क्या है? Yes. नाम थोड़ा फैंसी आपको लग सकता है, बट नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, उसका मीनिंग पे जाओ, इंटरप्रिटेशन पे जाओ। तो पहले आप शब्द सीखेंगे, पहले आप अल्फ़ाबेट अक्षर सीखेंगे, फिर आप शब्द बनाना सीखेंगे, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर एक दिन कविता भी बनाएंगे। सो ये आपका जो जर्नी है ये ऐसे शुरू होता है, बिट्स बाय बिट्स, पीसेस बाय पीसेस। सो इसमें प्राइस एक्शन सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय वॉल्यूम एक्शन, और फिर आपका जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है वो आपका ओवरऑल पोजीशन साइजिंग में ओवरऑल आपको करना है कि नहीं करना है ट्रेड इन द फर्स्ट प्लेस, वो आपको फिल्टर लगाता है। ओके ओके ओके। एक्चुअली आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा इसको समराइज किया। सो राहुल जी, टेक्निकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ कोर पिलर्स है। सो यू वुड लाइक टू टेल अबाउट सम ऑफ द कोर पिलर्स इन टेक्निकल्स? या देखिए, टेक्निकल्स में ब्रॉडली जो फिल्टर्स या जो इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में बोलता हूँ, बिकॉज ये टाइम टेस्टेड तो है ही है, और साथ में ये लाइव हम लोग भी इसको लाइक रिफाइन करते रहते हैं। तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेज क्या है कि आपको एक पीरियड, जैसे 200 दिन हो गया या 20 दिन हो गया, वट एवर दैट पीरियड इज, अगर स्टॉक प्राइस उसके ऊपर है तो जनरली आप बोल सकते हैं कि भाई पिछले 20 दिनों में लोग इसमें पैसा बना के बैठे हैं, या बुल्स का अपर हैंड है। और अगर पिछले 200 दिनों में के एवरेज के ऊपर है, यानी कि भाई पिछले 200 दिनों यानी कि एक साल में जिन्होंने लिया है वो भी इसमें प्रॉफिट में बैठे। ओके। तो ब्रॉडली ये आपको क्या करता है, ये आपका नॉइज निकाल देता है मूविंग एवरेज। जो ये ऊपर नीचे वाले जो स्विंग्स आते हैं वो निकाल देता है। अगर आपका मूविंग एवरेज कर्विंग है, तो जैसे टॉप जो 4 मूविंग एवरेजेस जो हम ट्रैक करते हैं वो है 5 डे, 20 डे, 50 डे और 200 डे। ओके ओके। सो एक एकदम शॉर्ट टर्म वाला हो गया और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला हो गया। अब ये मूविंग एवरेजेस में आप इसको और रिफाइन करके जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मैं इसमें सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लूंगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज सारे डेटा पॉइंट्स को इक्वल वेटेज देता है, और EMA लास्ट के जो डेटा पॉइंट्स होंगे उनको वेटेज ज़्यादा देगा। इट विल हैव अ नियर टर्म मेमोरी, मोर नियर टर्म मेमोरी। या सो दैट इज अप टू यू, बट जनरली आई यूज EMA, जहाँ पर कंफर्ट ज़्यादा है मुझे। अब EMA से एक डायरेक्शन पता चल जाता है। अगर एक स्टॉक सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 200 दिन, जो भी आप ट्रैक करते हो,
तो वो स्टॉक बुल्स के बहुत अच्छे ग्रिप में है। तो जनरली अगर वो स्टॉक में कोई डिप आता है, जैसे 50 दिन के मूविंग एवरेज तक डिप आ गया, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर मूविंग एवरेज का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा अगर चेंज नहीं हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि ये आपका अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। ओके तो एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा, इसको आप ऐड कर सकते हैं रिफाइनमेंट्स इसमें, जब आप इसमें मोमेंटम इंडिकेटर्स ऐड करें। ओके तो मोमेंटम क्या है, सिंपल भाषा में, लेट्स से आपकी गाड़ी घाट चढ़ रही है, तो जब घाट चढ़ती है तो टर्न्स आते हैं, हेयरपिन बेंड्स आते हैं, और जब ये बेंड्स आते हैं तो आप गाड़ी स्लो करते हो, गाड़ी स्लो करते हो, फिर टर्न मारते हो। तो स्टॉक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। काफ़ी सारा फिजिक्स का जो प्रिंसिपल्स है वो स्टॉक्स में भी अप्लाई करता है। तो बिफोर टेकिंग अ टर्न उसका स्पीड कम होता है। ओके तो मोमेंटम इंडिकेटर एक तरह से वो इंडिकेटर है जो गाड़ी का स्पीड बताता है। ओके आपको डायरेक्शन दिख जाएगा नेकेड आई से, लेकिन आपको स्पीड नहीं दिखेगा। ओके तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जैसे RSI मोमेंटम इंडिकेटर है, उसको आप ट्रैक करके चल सकते हो, या आप MACD देख सकते हो। ओके सो उसमें देर आर ऑप्शंस। जनरली मोस्ट रिलायबल सिंपलेस्ट इज RSI। ओके तो उसमें अगर आपका RSI 70-80 के ऊपर है, कार इज गोइंग टू फास्ट। ओके अगर 30 के आसपास है, और अदर आई लुक एट इट दिस वे कि डाइवर्जेंस है कि नहीं। सबसे पहले तो डाइवर्जेंस यानी कि गाड़ी जा रही है कुछ डायरेक्शन में और मोमेंटम जा रहा है अगले डायरेक्शन में, इजी टू स्पॉट। तो वो दैट इज अ रेड फ्लैग, यानी कि डायरेक्शन चेंज होगा स्टॉक का। ओके और ग्रीन फ्लैग, अगर वो बुलिश डाइवर्जेंस है तो ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। अब इसमें आप अगर वॉल्यूम्स का मिक्स ऐड कर लो, जो हमारे ब्रह्मा जी है उनको ऐड कर लो, तो आपका ब्लेसिंग जो है डबल हो जाता है, कन्विक्शन लेवल बढ़ जाता है। ओके और अगर इसमें आपका इक्विटी सेंटीमेंट भी अगर पॉजिटिव है, लेट्स से कि आप अगर ऑटो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो और ऑटो इंडेक्स का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, अच्छा ओके तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो वाले स्टॉक्स का बिकम्स प्लस ओके कि भाई उसमें फ्लोज आ रहे हैं और वो स्टॉक सेक्टर चल रहा है, और उसमें अगर कोई डिप भी आ जाता है तो इट विल गेट बॉट इनटू। ओके सो ये कॉम्बिनेशन में अगर आप इसको यूज करके चलते हैं तो आपका क्या होता है, आप उसको एक चेकलिस्ट बना लो। पायलट्स कैसे चेकलिस्ट बनाते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि जब प्लेन उड़ता है इट इज़ नेवर ऑन कोर्स, इट इज़ ऑलवेज कोर्स करेक्टिंग। तो जैसे कोर्स करेक्ट यानी कि उसको वेदर भी आता है, बादल भी आता है, हवा भी आता है, इट हैज़ टू कीप ऑन फाइन ट्यूनिंग। ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद में ऐसा नहीं कि छोड़ दिया आपने, आपको कोर्स करेक्टिंग करते रहना है। अगर कोई इंडिकेटर, लेट्स से आपने जब बाय किया तो RSI 65 का था और फिर RSI 55 हो गया, स्टॉक साइडवेज हो गया उस पीरियड में और RSI ड्रॉप हुआ, तो आप कोर्स करेक्ट करो, स्टॉप लॉस रिवाइज करो, पोजीशन एग्जिट करो, टेक योर कॉल। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग इज टू बी डन। अब इसमें एक चीज है जो बहुत इजी और रिलायबल दोनों है और टाइम टेस्टेड भी है, वो है चार्ट पैटर्न्स। ओके चार्ट पैटर्न्स जनरली हर कोई देखता होता है। तो एक तरह से अगर हेड एंड शोल्डर्स बनाए तो पूरा मार्केट हेड एंड शोल्डर को देख रहा है, तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसका रिलायबिलिटी अगर आप वॉल्यूम के साथ मिक्स कर दो और उसके साथ में एक दो इंडिकेटर का फिल्टर और ऐड कर दो उसके अंदर, तो उसका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। ओके सो जैसे मार्क मिनर्विनी ने फेमस किया था एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, कि अगर कोई स्टॉक करेक्शन मोड में जा रहा है लेकिन पहला करेक्शन लेट से 35% का था, दूसरा करेक्शन 15% का था, तीसरा करेक्शन 5% का था, रफ नंबर्स कम होते जा रहा है, और इवेंचुअली जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा वॉल्यूम्स के साथ, दैट इज हाउ मार्क मिनर्विनी ने अपना बड़ा पैसा बनाया है इतने साल में। वन ऑफ हिज पैटर्न्स। अंडरस्टूड। राइट रॉन्ग आप जज कर सकते हैं मार्केट में अप्लाई करके। या फिर आपने कोई ट्रायंगल पैटर्न देखा, या आपने देखा कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ये पैटर्न्स क्या है, ये फिजिक्स के हिसाब से बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है, प्रोवाइडेड आपने अपनी आंख को ट्रेन किया है। जैसे हम अदरवाइज पैटर्न्स देखने को बहुत अच्छा ट्रेंड है, हम पैटर्न्स देख लेते हैं, लोगों में हो, टीवी पे हो, क्रिकेट मैच में हो, पैटर्न दिख जाता है। स्टॉक मार्केट में पैटर्न देखने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग आती है प्रैक्टिस के साथ। आपको डे 1 को शायद आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने कम से कम 20 बार प्रैक्टिस किया उसको, तो आपका माइंड ट्रेन होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को। एंड ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, इनका बेसिक स्ट्रक्चर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेस्ड ही होता है, राइट? काइंड ऑफ। जी हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है जो हमेशा काम करेगा। बिकॉज क्या है, चार्ट क्या है, अगर आप उसको डिवाइड करो एट द वेरी कोर ऑफ इट, चार्ट एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन इमोशंस का। और अगर ह्यूमन इमोशंस स्टेबल नहीं रहते, मतलब
2008 हो, 2020 हो, या कोई भी बेयर मार्केट हो हिस्ट्री में, या कोई भी बुल मार्केट हो हिस्ट्री में, स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स, टेक्निकल के प्रिंसिपल्स हैव रिमेन्ड द सेम. खाली लोग बदले हुए, पॉकेट्स बदले हुए. करेक्ट. 2008 में जो लोग थे वो भी वही गलती कर रहे थे जो 2020 में किया. करेक्ट. सो प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ टाइम. आपको खाली ये देखना है कि आप वो कौन से पीरियड में हो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप ये ट्रेड्स ले रहे हो, मेरा एक गोल्डन रूल है कि नेवर गो शॉर्ट ऑन योरसेल्फ. यानी कि जब कुछ चीज आपके फेवर में नहीं चल रही है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक करके खुद पे शॉर्ट मत जाओ. अंडरस्टूड. ओके. तो अभी ना मैंने आपसे एक्चुअली कोर पिलर्स पूछे थे, आपने पूरा ट्रेड सेटअप ही बता दिया. तो पहला तो मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड सो फार विद द ट्रेड सेटअप इज दैट कि पहले हमें मतलब एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एक मूविंग एवरेज अप्लाई करना है. Right. जो हमें ट्रेंड बनाएगा कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो बताएगा. और उसके बाद ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है उसके लिए हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज करना है. करेक्ट. जैसे कि RSI हो गया या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो गया. और उसके बाद ये सच में ये मोमेंटम सही है कि नहीं या ये वैलिड है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम्स ऐड करना होगा. करेक्ट. राइट. और इसके साथ ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मान लो कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, इंडेक्स है, जैसे कि आपने बताया ऑटो इंडेक्स है या ऑयल एंड गैस का इंडेक्स है या एनर्जी का इंडेक्स है, अगर वो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस सेक्टर से अगर आप स्टॉक पिक करोगे तो ये और भी ज़्यादा वहाँ पर व्हाट यू से लाइक रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. करेक्ट. तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप दिया आपने एक्चुअली. मतलब सिंपल टू फॉलो है, हर कोई कर सकता है. यस. एंड ऑल्सो फॉर मतलब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब बात ही कर रहे हैं, चार्ट्स वार्ट्स दिखा नहीं रहे. तो देखिए राइट नाउ राहुल जी का टाइम मैंने लिया है बस डिस्कशन के लिए. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू लाइक हैव अ हैंड्स ऑन सेशन, या मान लो कि हम वर्कशॉप जो बोलते हैं ना, जहाँ पर राहुल जी कैन कम एंड टीच यू लाइक चार्ट पे दिखा के सिखा सकते हैं कि ट्रेड सेटअप क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है. तो अगर आपको ये क्लास मतलब काइंड ऑफ लाइक वर्कशॉप चाहिए तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स. अगर वीडियो लाइक भी करोगे तो आई विल आस्क राहुल जी फॉर वन मोर. अगर वो टाइम दे सकते हैं तो आई कैन आस्क फॉर हिज टाइम. नहीं, श्योर. सो ये एक्चुअली ये मेरा क्या पैशन है, मैं एक भी दिन काम नहीं करता हूँ. सो स्टॉक मार्केट्स, ट्रेडिंग, बी टेक्निकल एनालिसिस, तो ये आई रियली एंजॉय डूइंग इट. तो अगर अपने को फ्यूचर में भी करना हो तो मोर देन हैप्पी टू डू इट. ओके. थैंक्स राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड राहुल जी, अभी हमने ये ट्रेड सेटअप वगैरह डिस्कस किया ना, तो यूजुअली जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो मार्केट में जहाँ तक देखता हूँ शॉर्ट टर्म में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है, तो 3 मेजर फॉर्मेट्स हैं. पहला है इंट्राडे, दूसरा है स्विंग और तीसरा है पोजिशनल. राइट. तो हर कोई सोचता है कि इंट्राडे स्विंग सेम ही है ना, स्विंग पोजिशनल. तो आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है. तीनों में आपका जो आउटपुट है या फॉर एग्जांपल आपका जो तरीका है ट्रेड करने का, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. अब सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं जो हर कोई करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग. सो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा है, जैसे इट इज़ लाइक आपने टोमेटो सेलर देखा होगा. टोमेटो सेलर सुबह को फ्रेश टमाटर लेके आता है बड़े मार्केट से और शाम तक बेच के निकल जाता है. एवरेज में वो देखता है कि मैं पैसा बना के निकलूँ. कि अगर मेरा एवरेज फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं टमाटर के भाव क्या है, बट लेट से 20 रुपया किलो है, तो मैं अगर 20 रुपये में उसका खरीदी है तो वो 30 रुपया किलो बेच के ऑन एन एवरेज बेचना आता है. भले लास्ट में जो टमाटर बच गए वो लॉस में भी बेचेगा, बट नेट एवरेज आउट करने को देखेगा. ठीक है. तो डे ट्रेडिंग एक तरह से वैसा है जहाँ पर आप इंट्राडे जो मूवमेंट्स है उसको कैप्चर करने को ट्राई कर रहे हो. ये सबसे ईजीएस्ट टू एंटर है बट सबसे हार्डेस्ट टू मास्टर है. ओके. व्हाई इट इज हार्डेस्ट टू मास्टर? हार्डेस्ट टू मास्टर इसके लिए है बिकॉज इंट्राडे में काफ़ी सारे मूव्स ऐसे होते हैं जो आपके पैटर्न्स को ऑनर नहीं करेंगे, जो आपके मूविंग एवरेज को भी शायद ऑनर नहीं करेंगे. विपसॉस ज़्यादा आते हैं इंट्राडे में. मतलब ट्रेड सेटअप जो हम यूज़ करें उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा. यस. जैसे एक्सपायरी डे पे हमने देखा है 500 पॉइंट का स्विंग एकदम अचानक से आ जाता है बैंक निफ्टी में, या निफ्टी में अचानक से सेलिंग आ गई. सो ये सब क्या होता है, आपका जो ट्रेड सेटअप है वो आपको कॉन्फिडेंस आपको हिला देगा. तो इसमें जब तक आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग ना हो, जब तक आपने इसमें आपका पूरा ट्रेड प्लान करके ना लिया हो, और एट द एंड ऑफ द डे जब कोई रिजल्ट आता है, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, उसको डेटा की तरह लो. उसको ऐसा मत लो कि ये मैं सही हो गया और इसमें मैं गलत हो गया. जितना आप डेटा की तरह उसको देखोगे, फैक्ट की तरह उसको देखोगे, फीडबैक की तरह उसको देखोगे, उतना आपका स्ट्रैटेजी इंप्रूव होते जाएगा.
ठीक है। तो इसमें सबसे सिंपल है, इंट्राडे में आप अपना जो एक्सपोजर है वो सबसे कम रखो, ओके ओके। बिकॉज ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी है। तो लेट से आप अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए से ट्रेड करते हो, तो आपको इंट्राडे में आपका जो एक्सपोजर है वो लेट से कि आपको 20% से ऊपर नहीं जाना है आपका। 2 लाख रुपए का ही ट्रेड करो आप। ओके। तो एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको बचाएगा ऑन नेगेटिव डेज। अंडरस्टैंड। ओके। दूसरा आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। अब स्विंग ट्रेडिंग नाम से थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंटाइसिंग लगता है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग ये है कि लेट्स से कि आपका स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, बट नथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बुलिश ट्रेंड में भी आपको डाउन टिक्स दिखेंगे, डाउन स्विंग्स दिखेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या करता है, ये जो माइक्रो मूव्स आते हैं इनको कैप्चर करने की ट्राई करता है। यानी कि लेट्स से कि मंथली ट्रेंड बुलिश हो सकता है, बट 2 दिन के लिए स्टॉक में मंदी आ सकता है, स्विंग डाउन मूव आ सकता है। ओके। या फिर कोई स्टॉक बहुत ही वीक ट्रेड कर रहा है, बहुत ओवरसोल्ड है, उसका RSI 30 के नीचे जा चुका है, और उसको आप अगर टिपिकली देखोगे तो वो सोचेगा भाई ये बीमार है, इसको और बीमार होएगा। जनरली ये मुझे फीडबैक मिलता था शुरू में करियर में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हेल्दी को हेल्दी बता रहा है, बीमार को बीमार बता रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, स्टॉक्स स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करते। तो जब कोई स्टॉक अगर हेवीली ओवरसोल्ड है तो उसमें एक स्विंग मूव आता है, जहां पर वो ओवरसोल्ड कंडीशन को वहां पर जो जिसने बेचा है वो प्रॉफिट बुक करने आता है, जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं वो बाय करने आते हैं, स्टॉक में बाउंस बैक आता है। अब वो स्विंग ट्रेड में आप अगर टाइम पे निकल गए तब तो आपकी स्ट्रेटजी सही है, लेकिन आप स्विंग ट्रेड को कन्वर्ट करने जाओगे पोजिशनल ट्रेड में, तब दिक्कत है। ये पोजिशनल ट्रेड क्या है भाई? सो पोजिशनल ट्रेड उससे एक स्टेप आगे है। सो पोजिशनल ट्रेड यानी कि आप लेट्स से कि आप अगले 10 से 15 दिन का एक ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें भी आप या तो रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो या मोमेंटम में आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि जो डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में। सबसे पहले तो आपको ट्रेन का इंजन नहीं बनना है, आपको बोगी बन के चलना है, आगे कोई और चले। आप ट्रेंड फॉलो करो, ऑलवेज बी अ ट्रेंड फॉलोवर। इवन इफ रिवर्सल भी आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो पहला मूव मार्केट को लेने दो। तो लेट्स से स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है, उसका RSI 20 हो चुका है, आप उसको सबसे पहला मत बनो बाय करने के लिए। पहले एक ग्रीन कैंडल देखो, आवरली पे ग्रीन कैंडल आया, वॉल्यूम के साथ आया, मेरे 2 फिल्टर चेक हुए, फिर आप उसको बाय करो। अच्छा, अब वो स्विंग ट्रेड की तरह आप उसको लोगे कि पोजिशनल की तरह लोगे, ये आपका सेकंड कॉल है। तो आप देखो कि डेली में RSI ओवरसोल्ड है कि आवरली में RSI ओवरसोल्ड है, वीकली में कितना RSI है, मंथली में कितना RSI है। कई बार ऐसा होगा कि स्टॉक मंथ ऑन मंथ बहुत परफॉर्म अच्छा कर रहा है, बट एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आने की वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट जाता है। बट जब तक उसका बड़ा ट्रेंड यानी मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को आप इन करेक्शंस में वीकली में जब वो ओवरसोल्ड हो जाता है, डेली में जब वो ओवरसोल्ड हो जाता है, आप उसको बाय करो। जैसे निफ्टी में होता, टाइम आने के निफ्टी में होता है, निफ्टी में जब भी RSI 25 के आसपास या 30 के नीचे जाती है, ये बहुत अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज निफ्टी का जो बड़ा ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी कि मंथली ट्रेंड और जो क्वार्टरली ट्रेंड है वो बुलिश है। तो जब भी निफ्टी का RSI डेली RSI 30 के नीचे जाता है, आप पिछले 5 साल में हिस्ट्री चेक कर लो, एवरी टाइम दिस हैज हैपेंड, आपको निफ्टी ने अच्छा रिटर्न दिया ही दिया है। दिस इज वन स्ट्रेटजी दैट आई फॉलो। और इसमें इसको रिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, जब तक आपको निफ्टी RSI दिख गया, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, आप उसको 1-2 चीज़ और ऐड करो उसके अंदर। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसको ऐड करना सीखा, जैसे FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, अगर वो भी ओवरसोल्ड है, वहाँ पर वो आपका सेकंड फिल्टर हो जाता है। पुट कॉल रेशियो, वो भी अगर ओवरसोल्ड है तो वो आपका एक और चीज़ ऐड हो जाता है। तो आप कभी भी एटलीस्ट 5 चीज़ें ट्रैक करो कोई भी सिग्नल जनरेट करने के पहले। वो 5 में से अगर आपका 4 चीज़ हो रहा है, 5 तो रेयरली कभी होगा, बट अगर से 4 चीज़ आपको बुलिश बोल रहा है, आप उसको बोलो ग्रेड A सेटअप। ये मेरा ग्रेड A सेटअप है, यहाँ पर मेरी पोजीशन साइजेस जो है वो पूरी होगी। लेट्स से आई एम ट्रेडिंग 2 लाख रुपीज पर ट्रेड, मैं पूरा 2 लाख रुपए उसमें डालूंगा। देन आपका 5 में से हो सकता है 3 ओके हो रहा है, 3 बाय सिग्नल दे रहा है, तो आप उसको बोलो ग्रेड B सेटअप। अब उसमें 2 लाख का बाय मत करो, आप उसमें 1 लाख का बाय करो वैल्यू। अंडरस्टूड। देन देर इज ग्रेड C सेटअप। ग्रेड C आप स्किप भी कर सकते हो कि भाई मेरा एटलीस्ट 3 तो होना चाहिए। ग्रेड C अनलेस एंड अनटिल आपको वो कंफर्ट लेवल है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, आप ग्रेड C अगर कर सकते हो, अगर वो है तो। अदरवाइज आप ग्रेड A और ग्रेड B वाले सेटअप से करो। तो जनरली व्हाट आई डू ऑन डेली चार्ट्स इज मैं RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम, ये मेरे 5 ब्रॉड मेन फिल्टर्स है। इनमें से अगर 3 मुझे बाय बोल देते हैं ना, तो मेरा ग्रेड B सेटअप बन जाता है, और 4 बोल देते तो ग्रेड A सेटअप। ओके ओके ओके। ऐसा कभी हुआ है कि पांचों के पांचों बाय बोल रहे? ऐसा होता है, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा भी होता है, और ये टू गुड टू बी ट्रू वाले ट्रेड हो जाते हैं। सो ऐसे केस में अगेन
ट्रेड तो लेना ही है, सिग्नल हम्म। अगर आपको आया तो ट्रेड लेना है, बिकॉज क्या पता वही ट्रेड सबसे बड़ा ट्रेड हो या सबसे फ्लॉप ट्रेड भी हो। सो सही बात आपको है। दोनों साइड में वेदर इट इज जो आपका जो प्री डिफाइंड प्लान है, प्लान के हम्म। हिसाब से आपको एक्शन तो लेना है। सही बात है। एंड अभी आपने ये पूरा ट्रेड सेटअप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की ना, तो इसके बेसिस पे बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, जिनका कैपिटल मान लो 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है, हम्म, दे एस्पायर टू मेक देयर फर्स्ट करोड़। आपको पता ही है कि फर्स्ट करोड़ बनाना मतलब सबसे मुश्किल काम होता है, करेक्ट। राइट? 1 करोड़ अगर एक बार किसी ने बना लिया तो उसके बाद अगला 1 करोड़ बनाना उतना मुश्किल नहीं होगा। राइट। तो ये जो 5 लाख का कैपिटल है या 10 लाख का कैपिटल है, 2 लाख का कैपिटल है, वहाँ से कोई रिटेल ट्रेडर 1 करोड़ का जर्नी कैसे तय कर सकता है? उसके लिए आप कौन सा, मतलब व्हाट वुड बी अ सिंपल स्ट्रैटेजी यू वुड सजेस्ट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? सो इसमें दो एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है। एक तो इजी वाला है, मतलब इजी मतलब दिखने में इजी लगता है बहुत डिफिकल्ट, कि मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई आपको खाली 10 बैगर आइडिया चाहिए लाइफ में, आप 10 लाख को 1 करोड़ करो, 1 करोड़ को 10 करोड़ करो, और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट वो मिलता नहीं है, यस। मतलब मुझे तो नहीं मिला आज तक। कुछ लोग हैं उसमें जो अच्छा कर लेते हैं, वो देखने में इजी लगता है बट है बहुत डिफिकल्ट। दूसरा एक है जहाँ पर आप उसको 20% 25% एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे आप पैसा ग्रो कर रहे हो। सो आप एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करो जहाँ पे आपका लेट्स से कि टैक्स वैक्स काट के नेट आपको 25% अगर साल का, 20% साल का अगर बन रहा है, 20% लेट्स बी रियलिस्टिक, 20% आपका आपके जेब में नेट नेट अगर बन रहा है, तो आई थिंक 3.5 साल में पैसा डबल होता है, 20% पे ग्रो होते हैं तो, आई एम नॉट रॉन्ग मैथ्स के हिसाब से। तो आपने स्टार्ट किया 10 लाख पे, 10 लाख का 20 लाख हुआ, 20 लाख आपका बड़ा बेस बन गया, 20 बिकम्स 40। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मनी ग्रोज। और इसमें आपका दो चीज होता है, एक तो पैसा तो ग्रो हो ही रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। और इसमें दो तरीके के गेम होते हैं, एक इनफाइनाइट गेम होता है और एक फाइनाइट गेम होता है। तो फाइनाइट गेम्स में क्या होता है ना, एवरीथिंग इज सेट, कोई हारेगा कोई जीतेगा। 5 दिन का टेस्ट मैच है, 2 घंटे का फुटबॉल का पता नहीं टाइम कितना होता है, फुटबॉल का एक टाइम फ्रेम है, उसमें गेम खत्म होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इनफाइनाइट गेम है, जहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, जहां पे कोई रूल्स भी नहीं है। यस। एटलीस्ट क्रिकेट में रूल्स होता है। और जो लास्ट तक खड़े रहता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाता है। तो अगर आप 20% ग्रोथ रेट पे आप कंपाउंड कर रहे हो, कुछ साल में शायद 15 आएगा, कुछ साल में 25 आएगा, कुछ साल में शायद माइनस भी आएगा, लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स आप कर रहे हो, आपके 10,000 आवर्स अगर आपका ये प्लान की तरफ लगा हुआ है, तो आपका अगर आज 10 लाख का स्टार्टिंग कैपिटल है, काफ़ी साइज में बड़ा हो सकता है। ओके ओके। सो इसी के रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन है। मैं अक्सर मतलब देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया में कहीं पर भी, जहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बस एक स्विंग ट्रेड लिया, मेरे 10 लाख बन गए, मैंने 2 स्विंग ट्रेड लिए, मेरे 50 लाख बन गए। तो इसका व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ये आप किस तरीके से देखते हो, वेदर इट इज़ रियली पॉसिबल, या मतलब ये मतलब हर कोई कर सकता है या कोई कुछ ही लोग कर सकते हैं? व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस? सो ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल के ज़माने में। सो इज इट पॉसिबल? येस इट इज़ पॉसिबल, बट इज इट एडवाइजेबल? नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप हुसैन बोल्ट को बीट कर सकते हो क्या? सो इट इज़ पॉसिबल। अगर आप एक हाइट कद काटी है, आपने प्रैक्टिस किया, आपने उतना एफर्ट डाला, तो येस इट इज़ पॉसिबल, बट इज इट एडवाइजेबल? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टू आस्क। और हुसैन बोल्ट बनने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी देखो। सो पॉइंट नंबर 1 इज, आपने सबसे पहले तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक रखो। मार्केट वंस इन अ वाइल आपको फुल टॉस बॉल देगा, जहाँ पे छक्के भी पड़ेंगे, चौके भी पड़ेंगे, आपको होम रन्स मिलेंगे, बट उसके लिए आपको उतना इनफ बैटिंग करना है, पिच पे टिके होके खेलना है आपको। सो वंस इन अ वाइल आपको ऐसा ट्रेड आएगा, भाई आपने जो फ्राइडे को ट्रेड लिया, मंडे को 10% ऊपर खुला, और आपने अगर उसमें ऑप्शन लिया और वो ऑप्शन ही जैकपॉट बन गया। जैसे हमने एक ट्रेड दिया था मारुति में जस्ट बिफोर दैट, 15 अगस्त पे जो जीएसटी अनाउंसमेंट आया उसके पहले, तो हमने थर्सडे को मारुति रेकमेंड किया था, ये फ्राइडे को, सैटरडे को था 15 अगस्त, और मोदी जी ने जीएसटी का अनाउंसमेंट कर दिया। मंडे को स्टॉक 1000 पॉइंट ऊपर खुला, और हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने मारुति के कॉल ऑप्शंस लिए हुए थे, जो 10 गुना, 8 गुना, 9 गुना ऊपर खुले। तो ये फुल टॉस बॉल है, वंस इन अ वाइल आएगी। और हमको नहीं पता था जीएसटी कटाने वाले का, चार्ट बोल रहा था कि स्टॉक अच्छा है,
चार्ट ने एक इंडिकेशन दिया कि प्राइस एक्शन बोल रहा है, भाव और वॉल्यूम दोनों बोल रहे थे कि कुछ तो हो रहा है स्टॉक के अंदर. वी जस्ट टुक द बेट. और कुछ क्लाइंट्स ने कॉल ऑप्शंस में बेट लिया और वो जैकपॉट बन के निकला. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जैसे आप जितना ज़्यादा उसमें आप अपना बैट स्विंग करते रहेंगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ते रहेगा रन्स बनाने का. Okay, okay. And as a trader, as a expert trader, bull market और bear market के बीच में what do you prefer? सो सी बुल मार्केट बेयर मार्केट ये एसोसिएशंस है आपके. जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने शुरू किया था तो सब लोग बोलते थे बेयर मार्केट से डरना चाहिए, बेयर मार्केट बहुत खतरनाक होता है. बेयर जैसे मैंने जो फर्स्ट मंथ में 5 लाख का लॉस किया था, एक ही महीने में लॉस कर दिया था, वो बुल मार्केट था वो. और 2006 में मैंने स्टार्ट किया था. 2006-7 वाज अ रेजिंग बुल मार्केट. Okay. बुल मार्केट में भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है बुल मार्केट में. और बेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि लॉस ही होता है, बेयर मार्केट में भी पैसा बनता है. सो इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो लव बेयर मार्केट्स. बेयर मार्केट एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है वंस इन 5 years और 10 years टू 10x और 20x योर वेल्थ. Oh, really? Okay. बट उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है. Okay. तो यहाँ पर एक ये बुक रखी हुई है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्रैम. ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी. इसमें एक चैप्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो. यानी कि सिंपल शब्दों में आप अपना पैसा एफडी और इक्विटी मार्केट में कैसे डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाट विल डिटरमाइन योर सक्सेस. Okay. तो मेरे साथ ये हुआ था 2008 में. मार्केट में बहुत नया था मैं. मार्केट बेयर मार्केट में गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट था उस टाइम पे. 65% निफ्टी डाउन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और वो पीरियड में सब कुछ नीचे गया. पोर्टफोलियो खत्म, सैलरी कट्स, मूड खराब और करियर की जस्ट शुरुआत थी. तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि सबसे पहले तो सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल दिए. डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट एसेट क्लासेस में. बट उससे ज़्यादा पेनफुल ये था कि 2008 में टाइटन का प्राइस 64 रुपीज़ था. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स टाइटन इज इंडेक्स स्टॉक. मतलब हर कोई ट्रैक करता है. पहनता भी टाइटन का घड़ी कितना लोग. करेक्ट. टाइटन का घड़ी लाइक मैं मेरे फादर को देखता आया हूँ कि जमाने से लाइक टाइटन की घड़ी एक प्रेस्टीज है. तो एक प्रोडक्ट है जो हर कोई रिलेट कर सकता है. Yes. इसलिए ये एग्जाम्पल. तो टाइटन का प्राइस 64 था. वो प्राइस इतने सारे स्प्लिट और बोनस आए उसके बाद अगले अगले 10 साल के पीरियड में कि अगर मैंने उस टाइम पे कहाँ से भी जमा करके 50,000 लाख रुपए अगर वो स्टॉक में डाल दिया होता, मेरा पोर्टफोलियो बहुत गुना बढ़ गया होता ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बट देन आई थॉट ये विशफुल थिंकिंग है राहुल. ये दिस इज नॉट समथिंग जो उस टाइम पे कर पाता मैं. क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर से काम नहीं करते हम यहाँ से काम करते हैं. करेक्ट. डर जाते हैं हम लोग. एब्सोल्युटली. सो फियर टेक्स ओवर. सो 2020 में ये फिर मैंने बुक पढ़ी कि भाई देन दैट्स हाउ द जर्नी बिगन कि भाई चलो सीखते हैं कैसे करना है. सो 2020 में मैंने क्या किया कि आई मूव टू जेएम. और मेरा सिंपल ये था कि भाई ये डेट टू इक्विटी रेशियो वाला जो मॉडल है इसको फॉलो करना है अपने को. सो फॉर एवरी 10% फॉल इन द निफ्टी मैंने 10% एफडी से निकाल के, मेरा छोटा ही पोर्टफोलियो उस टाइम पे था, मैंने उसको मूव किया और पैसा डाला इक्विटी मार्केट में. और मैंने सिंपल जो निफ्टी 50 में जो मुझे बेस्ट स्टॉक्स लगे ना मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, लिमिटेड एनालिसिस उसमें डाला मैंने. तो उसमें टाटा स्टील वाज वन ऑफ द स्टॉक्स. 200 रुपया था वो 2020 के क्रैश में. ओके. और अगले 2 या 2.5 साल में वो 1600 रुपये तक गया. ओके. सो द रिटर्न वॉज फिनोमिनल. अब उसमें हुआ क्या, मैंने सिर्फ टाटा स्टील में पैसा नहीं डाला, मैं आई बॉट द टॉप 15 स्टॉक्स जो मुझे लगा कि निफ्टी 50 में अच्छा परफॉर्म. आप निफ्टी 20 भी ले सकते हैं सिंपल रखने के लिए. तो इसमें होता है ये कि हर 10% फॉल पे आप एफडी से 10% पैसा निकाल के इक्विटी मार्केट में डालते हो और आपको ऐसे लिटरली निफ्टी आधा भी हो जाए. यानी कि निफ्टी 12,500 का 7,500 नीचे में हुआ था और 8,000 में मेरा लास्ट एंट्री गया था 10% का. तो पैसा छोड़ा ही जाता है. 10% इज नॉट बिग अमाउंट. बट 10% में आपके नंबर ऑफ शेयर्स दैट कम विद दैट परचेज विल बी वेरी हाई बिकॉज स्टॉक प्राइस ऑलरेडी पानी पानी हो चुका है. और फिर जब मार्केट घूमना चालू करे, लेट्स से आपका स्टार्टिंग पॉइंट था 12,000 निफ्टी, तो 12,000 से ऊपर 10% जब जाए, यानी कि आपका 13,200 का निफ्टी जब जाए, आप 10% बुक करके एफडी में टॉप अप करो और 10% गया और निकाल. तो बाय द टाइम निफ्टी रीच 18,000 मेरा पूरा पोर्टफोलियो बुक करके आई वाज आउट ऑफ द मार्केट. सो दिस इज वन सिंपल प्रिपरेशन विच आई डिड. और जो मुझे उस टाइम पे मेरे को फियर आने नहीं दिया उसने मार्केट में. तो बेयर मार्केट जब भी आता है, एम्ब्रेस बेयर मार्केट विद बोथ योर आर्म्स एंड से कि भाई ये सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी अगले 10 साल का.
तो अभी आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है? सो ये कभी भी आ सकता है। आई मीन ये थिंग इज, कोई अगर बोल सकता है कि मुझे ब्लैक स्वान इवेंट्स आइडेंटिफाई करना आता है, मैं पकड़ सकता हूँ, तो नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट सीन एनीबॉडी डू दैट कंसिस्टेंटली। लोग वार्न जरूर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रे डालियो को अगर सुनो, तो 2020 क्राइसिस के पहले ही उन्होंने काफी बताया था। अब भी वो बता रहे हैं कि यूएस में थिंग्स आर नॉट राइट, वी आर अप्रोचिंग अ बबल। सो एक डायरेक्शन मिल जाता है, बट वो क्या कब, मतलब कौन से बबल के बारे में बात कर रहे हैं, रे डालियो? सो कुछ लोग बोल रहे हैं एआई वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा क्रेजी Okay. पहुंच चुके हैं। ओके रे डालियो इज टॉकिंग अबाउट द डेट इन द यूएस इकोनॉमी, इट हैज रीच क्रेजी लेवल्स, कि कभी ना कभी आज नहीं तो कल ये बबल फूटेगा। कब फूटेगा शायद उनको भी नहीं पता, बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो, ऐसा बबल अगर बस्ट होगा, अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि 10% एवरी 10% फॉल में आप ऐड करोगे विदाउट टेकिंग अ इमोशनल कॉल कि भाई डालो कि नहीं डालो। बिकॉज जब निफ्टी 7,500 था ना 2020 में, बड़े बड़े एनालिस्ट है ना 6,000 निफ्टी की बात कर रहे थे, 3,500 4,000 निफ्टी हो जाएगा ऐसी बात कर रहे थे। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बड़े बड़े एनालिस्ट। और उस टाइम पे फियर क्या आता है कि यार अब मैंने डाल दिया और यहाँ से भी घुस गया तो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज थिंग्स डोंट हैपन। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े क्राइसिस आप अगर आप देखो, 2 क्राइसिस तो मैंने जिए है, 2008 के और 2020 के, जो क्राइसिस बोलते हैं जिसको निफ्टी टर्म्स में। सो ए इज प्रिपरेशन और बी इज ये कब आएगा किसी को नहीं पता, बट जब आता है तो यू हैव टू एक्ट ऑन इट। एआई इज वन एरिया जहाँ पर हमें लगता है कि थिंग्स हैव बिकम फार स्ट्रेच्ड, बिकॉज ये इंजन को रन करने के लिए जो इनको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है, अगर कहीं कुछ इंटरेस्ट रेट्स में या फिर कहीं कोई कमोडिटी प्राइसेस में कोई बड़ा स्विंग आ जाए या क्रिप्टो में कुछ आ जाए, इट कैन स्टार्ट अ डोमिनो इफेक्ट। एंड ऐसे केस में इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्ट वंस इट हैपेंस। पहले से अगर आप एक्ट करते हो तो दैट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, बट वंस इट स्टार्ट्स हैपनिंग, दैट इज व्हेन योर प्लान कम्स इनटू प्ले ऑफ डिप्लॉइंग मनी सिस्टमैटिकली। ओके, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बताना चाहे तो मार्केट जब गिरता है तो पैसा डालने का हिम्मत जुटाना चाहिए बस। सो भाव भगवान है। सो जैसे आज देखो, आज निफ्टी 26,000 पे, निफ्टी अगर 10% नीचे आ जाता है यहाँ से, तो अब आपका पहला 10% एफडी से निकल के आना चाहिए मार्केट में। ओके, मतलब हर 10% मार्केट जब गिरता है तो वी शुड प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। ये वन ऑफ द वेज है। यही एक रास्ता, ये नहीं है। कोर्स बहुत है। जैसे आप कुछ लोगों को सुनोगे, वो लोग लाइक ये मैंने भी देखा है कि हर बेयर मार्केट में एक बुल मार्केट होता है और हर बुल मार्केट में एक बेयर मार्केट होता है। 2020 में फार्मा, टेलीकॉम, ये सेक्टर, आईटी, ये बुल मार्केट में थे। 2008 वाला मैं भूल रहा हूँ, बट 2008 में भी 1-2 सेक्टर्स थे जो एफएमसीजी था जो अच्छा कर रहा था। ऐसे कुछ सेक्टर्स थे जो बुल मार्केट में थे। सो यू विल हैव दोस पीरियड। और बुल मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स होते हैं जो बेयर मार्केट में होते हैं। तो या तो आप एसेट एलोकेशन पूरा चेंज करके सेक्टर स्विच कर दो, और अगर आपका डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी है तो आप इंडेक्स लेवल के हिसाब से आप अपना प्लस माइनस करके चलो। ओके। एंड वन मोर important question, maybe perhaps the final question, is about derivatives. हम देखते हैं ना कि मतलब सेबी खुद बोलता है कि 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स में लॉसेस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डेरिवेटिव्स में व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, सो डेरिवेटिव्स पर से गलत या खराब नहीं है। ओके, द प्रॉब्लम विद डेरिवेटिव्स इज कि मनी मैनेजमेंट हमको कोई सिखाता ही नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट तो दूर की बात है। जैसे स्कूल में आप करिकुलम देख लो, देयर इज नथिंग ऑन मनी मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज है, यस, देयर आर, यू प्रोफेशनली यू कुड लर्न दैट, बट पर्सनल फाइनेंसेस पे कोई सिखाता नहीं है, पॉइंट नंबर 1। सो सबसे पहले टू बिगिन विथ डेरिवेटिव्स एक थोड़ा सा क्रिंज कमेंट हो सकता है, बट डेरिवेटिव्स एक अप्सरा की तरह है, आपको बुलाता है। इट इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लुक्रेटिव, बट द थिंग इज पीपल हैव बर्न्ड हैंड्स इन इट। सो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सबसे पहले आपका एसेट एलोकेशन गेम स्ट्रांग रखो। मेरे हिसाब से आपको आपका पोर्टफोलियो का, अगर आप एकदम एग्रेसिव साइड में भी हो, तो 30% से ज़्यादा आपका पैसा डेरिवेटिव्स में नहीं डालना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ ट्रेड जो आप लेते हो, आइडियली दैट नंबर इज एनीवेयर बिटवीन 8 to 10। मतलब आपका जो 30% डालने वाले उसको डिवाइड करो 8 to 10 आइडियाज में, 1-2 आइडिया में मत करो। या अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग खाली करते हो, जैसे कोई इंडेक्स ट्रेडर ही डेरिवेटिव्स में करता है, तो वहाँ पे और रूल शुड बी सिंपल कि मेरा एंड गोल क्या है। मेरा एंड गोल, मेरे को पैसा 4 गुना करना है कि मेरे को 2% कमाना है, और उसको स्टिक करो।
तो मैं जानता हूँ लोगों को जो लोग हर हफ्ते 2% बनाकर भी खुश है, हर हफ्ते नहीं हर महीने 2% बनाकर भी खुश है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर महीने पैसा डबल करते हैं और कुछ महीने पैसा माइनस में भी करते हैं बट वो भी खुश है। सो डेरिवेटिव्स में आपका एक्सपेक्टेशन क्या है क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर आपका नंबर्स गेम जो एसेट एलोकेशन है वो आपको गाइड करेगा कि आपको कितना क्वांटिटी लेना है। और लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डेरिवेटिव्स का जो मार्केट वोलेटिलिटी है वो आपके अंदर कितना इम्पैक्ट करता है। ओके, जैसे मार्क टू मार्केट का जब कॉल आता है ना कि आज डेबिट है इतना, ब्रोकर को ऐड करना है, टॉपअप करना है अपने को, वो प्रेशर आप ले पाते हो कि नहीं? तो वो प्रेशर टॉलरेंस हर एक का अलग अलग है। कुछ लोग 1 लाख में भी घबरा जाते हैं और कुछ लोग 1 करोड़ में भी नहीं घबराते। सो वो एक मसल है। सो उसका आंसर एक्चुअली सब्जेक्टिव है। तो उसके लिए आप हमेशा ऐसा करो, स्टार्ट स्मॉल। जैसे हमने रिसेंटली एक ऑप्शंस का प्रोडक्ट निकाला जहाँ पर हमने बोला कि हम कॉन्ट्रेरियन कॉल्स करेंगे, जहाँ पर स्ट्राइक रेट कम होगा बट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा। यानी कि ये कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है 1:3 1:4 बट मेरा स्ट्राइक रेट खाली 30% है। आप बड़े ट्रेडर्स को देखोगे ना, सबका स्ट्राइक रेट 30-35% ही होता है। ओके, आप नेचर में देख लो, आप लायन का स्ट्राइक रेट देखो, आप जो हंटर्स है मतलब जो प्रेडेटर्स है उनका स्ट्राइक रेट देखो 30% 20%। लायन का आई थिंक 20% के आसपास है। आप चैट जीपीटी को पूछोगे तो आंसर आएगा। ड्रैगन फ्लाई हैज द हाइएस्ट स्ट्राइक रेट इन द एनिमल किंगडम। ओके, ड्रैगन फ्लाई हेलीकॉप्टर ऐसा दिखता है ना, वाई? बिकॉज वो अडेप्ट बहुत करता है। तो इन ट्रेडिंग द बिगेस्ट skill that you can develop is adaptability. ओके, So that is one thing जो आपका स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है। अच्छा, कमिंग टू दैट प्रोडक्ट, सो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, एंटी रिटेल जाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेल क्या करता है, 80% स्ट्राइक रेट वाला प्रोडक्ट दो, जहाँ पर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो, उसमें भी लोग गलतियां करते हैं, उसमें भी कई बार प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, जब आप इसको रिवर्स करते हो तो आपका जब रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि प्रॉफिट्स वालों को राइड करना है, विनर्स को राइड करना है। जब 80% स्ट्राइक रेट होता है ना तो लोग क्या है 5% का ट्रेड 2% में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पीएनएल, दे आर थिंकिंग अबाउट कि ये ट्रेड सही गया। जब आप ये एलिमेंट निकाल देते हो इक्वेशन से, आप देखते हो कि मुझे नेट नेट पैसा बनाना है, स्ट्राइक रेट कुछ भी होने दो। सो दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच। सो इट आपको जरूरी नहीं कि आपको एक जो सेट फॉर्मूला है उसी के हिसाब से चलना है, देयर इज ऑलवेज अ वे। एब्सोल्युटली। एंड वन मोर रिलेटेड टू दिस, एक और क्वेश्चन है कि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार पढ़ा है कि बहुत लोग ये टर्म यूज़ करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, कुछ लोग बोलते हैं एंकरिंग बायस हो गया, राइट? आई रीड दिस कमेंट्स। तो ये जो इमोशनल बायसेस है, कैन यू, और फोमो तो ऑफकोर्स आपको पता ही है कि इन्वेस्टर्स में भी फोमो होता है, ट्रेडर्स में भी फोमो होता है। तो कैन यू टेल अ लिटिल बिट अबाउट दिस इमोशनल बायस एंड हाउ टू ओवरकम दिस इमोशनल बायस? सो सबसे पहले इमोशनल बायस क्या है, लेट्स स्टडी दैट। सो आप है ना ऐसे नीचे देखो, ट्राई टू सी योर लेग्स एज यू आर सिटिंग, सी डाउन। ओके, आपको अपना पैर दिखाई देगा ऑब्वियसली, बट क्या आपने भी सोचा है कि जब आप नीचे देखते हो तो देयर इज योर नोज इज ऑलवेज कमिंग इन बिटवीन, योर ब्रेन इज फिल्टरिंग दैट रियलिटी आउट। या दैट इज ट्रू। या जो लोग चश्मा पहनते हैं, आफ्टर आप पहली बार चश्मा पहने हो तो फ्रेम दिखता है आपको, ओवर अ पीरियड में फ्रेम दिखना बंद हो जाता है। ओके। सो आपका जो ब्रेन है रियलिटी को फिल्टर आउट करता है ऑल द टाइम, और ये बायसनेस जो है ना यही है वो फिल्टरिंग आउट। ओके। सो लेट्स से कि डीप इनसाइड आपको इन जनरल एज ए कैरेक्टरिस्टिक आपको रिवेंज लेने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर जनरल डे टू डे लाइफ में हो। वो कैरेक्टरिस्टिक मार्केट में मैग्नीफाई होके आएगी। ओके। सो ए इज बी अवेयर कि ऐसा कुछ है, एंड बी इज टू बी एट पीस विद इट। तो एंकरिंग बायस हो गया या फिर आपका ओवरऑल जो भी बायसेस है इन जनरल, एक तो होता है ब्लाइंड स्पॉट और एक होता है बायस। ब्लाइंड स्पॉट यानी आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं है, दैट कैन बी डेंजरस, बट एट द सेम टाइम इग्नोरेंस इज ब्लिस ऑल्सो, यानी कि कई बार वो ना पता होना भी एक ब्लेसिंग होता है। तो एज लॉन्ग एज यू हैव योर रिस्क मैनेजमेंट गेम स्ट्रॉन्ग, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है यू विल बी फाइन, बिकॉज आपको आपका जो रूल्स है वो डिसाइडेड है और वो सेट है, हार्ड कोडेड है आप में। और दूसरा बायसेस, यानी कि लेट्स से कि कुछ लोगों को सिर्फ मंदी करके ही पैसा बनाने को मजा आता है, तेजी में नहीं मजा आता उनको, दिस इज अ बायस। बट मार्केट इज इनडिफरेंट एनिमल, उसको पता ही नहीं है कि आप इसमें पोजीशन लेके बैठे हो कि नहीं, मार्केट को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसके लिए इनफैक्ट
एक बहुत ही अच्छी बुक मैंने पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। ओके। ये बुक मेरे लिए आई ओपनर थी, मेरी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले गई ये बुक। ओके। ओके। इसमें वो ऑथर बोलता है कि आपको, इनफैक्ट उसने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि ये बायसेस को निकालने का कैसे। सो वंस यू आर एट पीस इन योर इंटरनल डायलॉग, मार्केट नॉइज विल स्टॉप इम्पैक्टिंग यू। ओके। ओके। सो जैसे हमने अभी आपका नोज वाला एग्जाम्पल लिया, आपका ब्रेन बहुत सारी चीजें ऐसे फिल्टर आउट करके चल रहा है। द थिंग इज हमको पता ही नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। सेकेंड स्टेप इज जितना आप जर्नलिंग करोगे ना एज अ ट्रेडर, आप एक एवरी डे, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अपने आप को बिफोर ट्रेडिंग बिगिंस इज, एम आई हियर टू मेक मनी और एम आई हियर टू टेक गुड सेटअप्स? यानी कि मैं पैसा बनाने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ कि मैं अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ? प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके। ओके। सो एक इंटरनल अलाइनमेंट एवरी डे मैं देखता हूँ कि अच्छा सेटअप ही ट्रेड करूंगा मैं, भले ही उसमें पैसा कमाएगा चलेगा। सो आपका इंटरनल कंपास अलाइन हो गया। दूसरा, वंस यू आर डन विथ योर ट्रेडिंग डे, एवरी डे आप अपने जर्नल में या बुक में, अपने मोबाइल के नोट्स में लिखो कि व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी बेटर। बोलने करने को इजी लगता है, लेकिन अगर आप इसको 365 डेज करो, खाली 220 डेज ही होते हैं दिन साल में, आप 222 दिन करोगे, आपका इररेफ्यूटेबल डेटा एविडेंस बन जाएगा सामने कि यार हर बार जब जब ये हुआ है ना, मैं गलत हुआ हूँ। बट ये बायस आपको, अदरवाइज ये बायस आपको वही गलतियां, वही पैटर्न्स बार बार रिपीट करवाएगा। सो वो बोलते हैं ना कि 95% ऑफ द थिंग्स दैट वी डू सबकॉन्शियस कमांड करता है। करेक्ट। तो सबकॉन्शियस पे जब तक आप कंट्रोल नहीं लेके आते हो, तब तक आप सेम चीजें बार बार करते रहोगे। काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, काफी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, एंड में जीरो। उनका पैटर्न बन जाता है, फिर उनको एडवेंचर में मजा आने लग जाता है। ओके। ओके। कुछ लोग फोमो होते हैं, उनको फोमो में मजा आता है, कुछ लोग को रिवेंज में मजा आता है। सो इट बिकम्स अ पैटर्न फॉर देम। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन, पहले रिकॉग्नाइज करो कि हमारे में पैटर्न है, मुझ में कमी है, ये जर्नलिंग से होगा। ये आप डेली रिफ्लेक्शन करो। आप फ्री बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे रिफ्लेक्ट कि आज क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। ओके। आई ट्राई टू डू दैट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। कई बार मिस हो जाता है, काफी सारी चीजें उसमें आती है, उसमें आपका माइंड आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं यार, ये नहीं, ये होना चाहिए था, बिकॉज यू आर एट पी, यू आर विथ योर सेल्फ। करेक्ट। और ये चीज कोई नहीं जानता है। सही बात है, दैट इज ट्रू। And Rahul ji, finally, one quick rapid fire round, and then we will, call it a day for the podcast. तो रैपिड फायर के लिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच आई ऑल्सो वांट टू नो, कि एक ऐसा इंडिकेटर जिसके बिना आपका ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। RSI। RSI, ओके। एंड वन ट्रेडिंग बुक यू थिंक दैट कि हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए? आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। बट अगर आपको इसमें एक चीज और ऐड करना हो, तो आई वुड सजेस्ट जो एडवर्ड्स मैगी का टेक्निकल एनालिसिस का बुक है। जो लोग खास करके जेनजी जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, बेस काफी आपका स्ट्रांग बनेगा यहाँ पर ये बुक पढ़ के। बुक मोटी है, इवन इफ यू कैन डू लाइक फ्लिप थ्रू पेजेस, सी पैटर्न्स, वो बुक को आप मल्टीपल स्टेप्स में रीड करके चल सकते हो, आपका बेस स्ट्रांग बनेगा उसमें। ओके। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि क्या AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कैन इट बी अ बेटर ट्रेडर देन अ ह्यूमन बीइंग? सो इसका आंसर शायद एक लाइन से रैपिड आंसर नहीं होगा। सो मैं खुद AI यूज़ करता हूँ। ओके। सो AI मैं किसके लिए यूज़ करता हूँ? जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपने कोई एज आइडेंटिफाई की, वो एज आपकी मार्केट में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो उसमें इनसाइट्स क्या है, ये आपको AI बता सकता है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जैसे 1996 से डेरिवेटिव चालू है मार्केट में, तो अगर आपका निफ्टी में कोई एज आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एज मेरे को लगता है कि काम करता है मार्केट में, बट इफ यू कैन बैक टेस्ट इट फॉर द लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट मार्केट हैज, तो आपको AI क्या करेगा, आपको AI एक प्रोबेबिलिटी दे देगा कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ओके। ओके। तो जहाँ पर हैवी लिफ्टिंग करना होता है, AI यूज मैं खुद करता हूँ, और ट्रेडिंग में AI की हेल्प ली जा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे इनफैक्ट एक क्वेश्चन इस शो के शुरू में पूछा गया कि एल्गो और AI किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो एल्गो आउटडेटेड हो रहा है धीरे धीरे करके, और AI इज टेकिंग ओवर। बिकॉज AI और एल्गो में प्राइमरी फर्क ये है कि AI अडेप्ट करता है और एल्गो अडेप्ट नहीं करता, अनलेस ह्यूमन जाके उसको एडिट ना करे, फिल्टर्स को ट्वीक ना करे।
और एआई क्या करता है, रिसेंट डेटा के हिसाब से उसको वेइंग करके फिर वो अपना ट्वीक्स जो है वो ट्वीक्स लेके आता है उसमें. सो एआई ट्रेडिंग इज हियर टू से. होगा, एआई बेस्ड ट्रेडिंग विल बी देयर, बट इवेंचुअली जो ह्यूमन माइंड जो हमारे कान के बीच में जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसको एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. So AI will get very advanced, very fast in doing the heavy lifting work, data, बहुत सारा complex calculation एक साथ में करना. But जो decision making, जो मैं नोवाक दजोविक का एग्जांपल मैंने आपको दिया, 47% to 54%, ये I think ये human mind ही कर सकता है. And the beauty of being human is we have survived so many जो ह्यूमन एवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, वी हैव सर्वाइव्ड सो मेनी थिंग्स एंड वी विल सर्वाइव एआई आल्सो. आई थिंक द डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज द गाय हु हैज एआई विल डू बेटर versus the guy who has traditional tools in trading. Okay. So Rahul ji, thank you so much for your time today, and it was a pleasure talking to you. Pleasure is all mine. बहुत अच्छा लगा भरत. Thank you so much for this invite. Love talking to you.